नमस्कार। अगर आप कम समय में एटॉमिक स्ट्रक्चर का रिवीजन करना चाहते हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत उपयोगी है। बिना एक भी सेकंड खराब किए सीधा शुरू करते हैं। सबसे पहले आते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के डिस्कवरीज के ऊपर। एक ऐसे डिस्चार्ज ट्यूब लेते हैं, उसके अंदर हम वैक्यूम क्रिएट कर देते हैं और बहुत थोड़ी सी मात्रा में हीलियम गैस भर देते हैं 10⁻⁴ एटीएम पर। बड़ा हाई वोल्टेज 10⁴ वोल्ट का लगाते हैं और हम इसको अंधेरे में रख करके ऑब्जर्व करते हैं। दोनों के पीछे हमने यहाँ पर स्क्रीन लगा रखी है। स्क्रीन जिंक सल्फाइड की है। खासियत ये होती है कि जब इसके ऊपर कोई चार्ज पार्टिकल पड़ता है तो ये रिफ्लेक्शन प्रोड्यूस करती है, चमक होती है, फ्लैशेस प्रोड्यूस करती है, चमकती है ये। तो होता है कि अंधेरे में जब रख करके बैठते हैं तो ये जो नेगेटिव प्लेट के पीछे यहाँ पर एक स्क्रीन ये लगी हुई है और पॉजिटिव प्लेट के पीछे एक स्क्रीन ये लगी हुई है। तो पॉजिटिव प्लेट के पीछे की जो जिंक सल्फाइड स्क्रीन थी, इसके ऊपर फ्लैशेस प्रोड्यूस होते हैं, चमकने लगती है। इसका मतलब ये वाली प्लेट से कोई चीज निकली हुई है और इन प्लेट से चूंकि ये कैथोड से निकली हुई है तो हम इन रेस को कैथोड रेस बोलते हैं। इनको हम ऑब्जर्व करते हैं, इनकी कुछ प्रॉपर्टीज निकल करके आती हैं। प्रॉपर्टीज में क्या क्या आता है आइए देख लेते हैं। कैथोड रेस की प्रॉपर्टीज क्या क्या आती हैं। ये सीधी लाइन में चलती हैं, एक्सरे को डिफ्लेक्ट करती हैं, गैसेस को आयनाइज कर देती हैं और फोटोग्राफिक प्लेट को काला कर देती हैं। जब इनको हम इलेक्ट्रिक फील्ड में ऑब्जर्व करते हैं तो ये रे मूव करने लग जाती हैं पॉजिटिवली चार्ज प्लेट की तरफ। हम बोलते हैं कि नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल से मिलकर के बने हुए हैं। उन नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल को हम लोग नाम बोल देते हैं इलेक्ट्रॉन। नाम के बारे में भी जान लीजिए। इलेक्ट्रॉन नाम स्टोनी नाम के साइंटिस्ट ने दिया था, नेगेट्रॉन नाम दिया था थॉमसन ने, जिन्होंने एक्सपेरिमेंट किया है। चार्ज अपॉन मास रेशियो इलेक्ट्रॉन का 1.7581 10⁸ कोलम अपॉन ग्राम आता है। इसी तरीके से अगर हम जब इसके सामने यहाँ पर एक प्लेट लगा देते हैं, ऐसे करके नेगेटिव के सामने एक प्लेट लगा देते हैं जिसमें छोटे छोटे हम लोग होल्स कर देते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं, उसको नेगेटिव चार्ज दे देते हैं, इसको बोलते हैं परफोरेटेड कैथोड। तो ऐसे टाइम पर हम लोग देखते हैं कि अब की बार यहाँ पर इसके पीछे की जो स्क्रीन है, यहाँ पर जो जिंक सल्फाइड स्क्रीन है, किसके पीछे, जो नेगेटिव प्लेट के पीछे जिंक सल्फाइड स्क्रीन है, उसमें फ्लैशेस प्रोड्यूस होने लगते हैं। पता चलता है कि यहाँ से कुछ पार्टिकल्स आए हैं जो इसके ऊपर टकराए हैं। चूंकि वो सामने पॉजिटिव प्लेट से आए हैं तो हमने उनका नाम रख दिया एनोड रेस। और एनोड रेस की प्रॉपर्टीज भी बिल्कुल एग्जैक्टली जैसी ये है, बिल्कुल सारी की सारी वही प्रॉपर्टीज यहाँ पर रहती हैं। बस फर्क इतना रहता है कि जब इलेक्ट्रिक फील्ड में ऑब्जर्व करते हैं तो ये वाली जो रेस थी ये नेगेटिव प्लेट की तरफ नहीं, पॉजिटिव की तरफ मुड़ी थी। ये वाली पॉजिटिव प्लेट की तरफ मुड़ी थी और ये वाली जो है वो नेगेटिव प्लेट की तरफ मुड़ती है, जिससे पता चलता है कि इनको बनाने में कुछ पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स ने मदद की है। अब अलग अलग गैस में अलग अलग चीजें होती हैं। क्या क्या चीज होती थी आप देख लीजिए। यहाँ पर हीलियम गैस भरी हुई है, आपने हीलियम भरी है तो हीलियम प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन ऐसे आयनाइज होगा। आप कोई और नियॉन भरते तो नियॉन ऐसे आयनाइज होती, Ne प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन ऐसे आयनाइज होती। लेकिन अगर आप प्रोटॉन का E/m निकालना चाहते हैं, प्रोटॉन के बारे में चाहते हैं, तो आपको हाइड्रोजन लेनी पड़ेगी, वो भी एटॉमिक स्टेट में H प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन। क्योंकि H प्लस के अंदर सिर्फ प्रोटॉन के अलावा कुछ नहीं होता। तो अगर आप प्रोटॉन का E/m निकालना चाहते हैं तो आपको इसके अंदर यहाँ पर हाइड्रोजन को एटॉमिक स्टेट में भरना पड़ता है। इसलिए यहाँ पे लिख रखा है E/m ऑफ H दैट इज प्रोटॉन इज इतनी वैल्यू उसकी होती है। आप गैस चेंज करते चले जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन का तो E/m वही रहता है, लेकिन कैटायन का E/m गैस के साथ साथ चेंज होता चला जाएगा, क्योंकि सारी की सारी गैसेस एक ही तरह का कैटायन नहीं निकालेंगे, अलग अलग कैटायन निकालेंगे। इलेक्ट्रॉन तो एक जैसा बनेगा लेकिन कैटायन उनके अलग अलग बनेंगे। तो यहाँ पर ये चीजें पढ़ने के लिए मिल जाती हैं। तो यहाँ पर ये चीजें पढ़ने के लिए मिल जाती हैं। हर गैस के केस में अलग अलग कैटायन आ रहा है लेकिन इलेक्ट्रॉन एक जैसा आ रहा है। इसलिए हर गैस के लिए E/m अगर आप इलेक्ट्रॉन का निकालते हैं तो वो आता है सेम, लेकिन अगर आप कैटायन का निकालते हैं तो वो अलग अलग आता है। आगे चलते हैं यहाँ पर। इसके बाद डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन है। बेरिलियम के ऊपर अल्फा पार्टिकल का बम्बार्टमेंट करके कार्बन बनता है और साथ में ये चार्जलेस पार्टिकल निकलता है। इसको चैडविक ने एक्सपेरिमेंट किया था। इसका नाम यहाँ पर न्यूट्रॉन है। अब इन पार्टिकल्स को एक बार देख लेते हैं। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स तीनों को देख लेते हैं। इलेक्ट्रॉन का रिप्रेजेंटेशन -e, प्रोटॉन का +e। न्यूट्रॉन का रिप्रेजेंटेशन में हम चार्जलेस रहता है, 0 उसको यहाँ पर। इसका रिप्रेजेंटेशन तो n है, इसका रिप्रेजेंटेशन तो यहाँ पर n से है, लेकिन आप जो है इसके ऊपर चार्ज नहीं होता। तो चार्ज अगर देखेंगे तो चार्ज इसका रहेगा 0। अब इधर आ जाते हैं। मास 9.1 - 31 kg में है। प्रोटॉन न्यूट्रॉन के ऑलमोस्ट सेम से मास रहते हैं, 1.67 10⁻⁻27। एवोगैड्रो नंबर का ठीक उल्टा भी यही होता है, 1.6022 10⁻23। एवोगैड्रो का उल्टा करोगे तो यही वैल्यू आती है, 1.67 10⁻27 के आसपास, 24 के आसपास आती है। आप अगर इसको देखेंगे तो 24 के आसपास आती है। आप कहोगे सेम कैसे है, ये किलोग्राम में है, ग्राम में करोगे तो 1000 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1.67 10⁻24 ही बैठेगा। चार्ज इनके इस पे -(-1.602 10⁻19 है।
इस पर प्लस में, न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज होता ही नहीं है। ये चार्ज कैलकुलेट किसने किया था? चार्ज कैलकुलेट किया गया था मुलिकन ऑयल ड्रॉप मेथड से कैलकुलेट किया गया है। Q बराबर N इंटू ही मुलिकन ऑयल ड्रॉप मेथड आपको ये बताता है कि स्मॉलेस्ट पॉसिबल चार्ज जो हो सकता है वो यहाँ पर 1.602 इंटू 10⁻⁹ हो सकता है, इससे छोटा चार्ज नहीं हो सकता। वही चार्ज इलेक्ट्रॉन का बताया गया था। अल्फा बीटा गामा पार्टिकल्स के बारे में छोटी सी इंफॉर्मेशन देख लीजिए। अल्फा को He+2, एक्चुअली में अल्फा में होता क्या है कि आप अगर किसी हीलियम एटम में से 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दें, हीलियम होता है 2He4, आप अगर देखेंगे तो उसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या भी 2 है, प्रोटॉन की संख्या भी 2 है और न्यूट्रॉन की संख्या भी 2 है। तो अगर आप इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दें तो आपके पास बनेगा डाई पॉजिटिव कैटायन, और इसके अंदर इलेक्ट्रॉन तो होते हैं 0, प्रोटॉन होते हैं 2, न्यूट्रॉन होते हैं इसके अंदर 2। अब अगर आप इसको देखेंगे तो ये जो स्पीशीज आपके पास बना डाई पॉजिटिव कैटायन, इसको अपन बोलते हैं अल्फा पार्टिकल। अल्फा पार्टिकल में प्लस का 2 चार्ज रहता है। इसकी जो वेलोसिटी होती है लाइट की वेलोसिटी की 1/10 रहती है, और बीटा पार्टिकल की जो वेलोसिटी है आप देखेंगे तो 2 × 10⁸ लाइट की वेलोसिटी के लगभग बराबर। गामा तो बिल्कुल ही लाइट की वेलोसिटी के बराबर रहता है। पेनिट्रेशन पावर, चूंकि यहाँ पर इसकी वेलोसिटी बहुत ज्यादा है तो पेनिट्रेशन पावर गामा की ज्यादा है, इसकी वेलोसिटी कम है तो उसकी आयनाइजिंग पावर ज्यादा होती है। इंपॉर्टेंट चीज है। आगे चलते हैं तो थॉमसन्स अब एटॉमिक मॉडल आने शुरू हो जाते हैं। तो सबसे पहला मॉडल आता है थॉमसन्स का एटॉमिक मॉडल, जो ये बोलता है कि इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो धसे हुए रहते हैं प्रोटॉन के एनवायरनमेंट में, जैसे कि तरबूज के अंदर बीज धसे हुए रहते हैं। कमी क्या क्या थी? कमी बहुत ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन्स स्टेशनरी नहीं होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे होते हैं, ये कमी थी। उसने पूरे एटम को सॉलिड माना था, जबकि रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट के अंदर देखने को मिलता है कि पूरा का पूरा एटम में ज्यादातर पार्ट तो खाली ही है। तीसरा, पॉजिटिव चार्ज इज नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड, जबकि आपको पता है कि पॉजिटिव चार्ज एक जगह पर रहता है जिसे न्यूक्लियस बोलते हो, लेकिन वो पूरे के पूरे न्यूक्लियस को, पूरे के पूरे पॉजिटिव चार्ज को एटम के अंदर डिस्ट्रीब्यूटेड मानता था कि पूरे के पूरे एटम में पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड और इलेक्ट्रॉन बीच बीच में धसे हुए हैं। ये इसकी कमियां थी, पता होनी चाहिए। फिर रदरफोर्ड्स मॉडल आता है, वो यहाँ पर यहाँ इधर एक गोल्ड की फॉइल लेता है और गोल्ड के फॉइल के ऊपर अल्फा पार्टिकल्स डालता है। अल्फा पार्टिकल डालता है रेडियम की गन से। अब अल्फा पार्टिकल जब इस पर डालता है, पीछे स्क्रीन लगाता है, तो स्कैटरिंग होती है अल्फा पार्टिकल्स की। बहुत सारे पॉइंट्स है, कुछ जरूरी पॉइंट्स। लगभग 20,000 पार्टिकल्स 20,000 पार्टिकल्स में से एक पार्टिकल जो है वो 180 डिग्री पर, यानी कि जहां से गया था उसी ट्रैक पर वापस आता है, लेकिन 20,000 में से एक। 99% अल्फा पार्टिकल्स जो है वो सीधे ही निकल जाते हैं, 99% अल्फा पार्टिकल सीधे चले जाते हैं, जैसे कि एटम के अंदर कुछ है ही नहीं। यहां से फिर न्यूक्लियस की डिस्कवरी होती है कि एटम के अंदर ज्यादातर जो पॉजिटिव चार्ज है, चूंकि ज्यादातर पार्टिकल तो सीधे ही निकल गए, बहुत थोड़ा सा डिफ्लेक्शन हुआ था, तो हमने यहाँ से ये आइडिया निकाल दिया कि न्यूक्लियस जो है वो सेंटर के, मतलब एटम के सेंटर में कॉन्सेंट्रेटेड और एटम के अंदर ज्यादातर पार्ट खाली है। उसने क्या क्या जरूरी काम किया? एटम का साइज बताया 10⁻10 मीटर के आसपास का होता है, न्यूक्लियस का -15 के आसपास का होता है। ये रेडियस की बात चली, रेडियस ऑफ न्यूक्लियस निकालने के लिए एक फॉर्मूला पेश किया, 1.2 10⁻15 a⁻⁻3। ये ए मास नंबर है, यानी कि अगर आपको किसी एलिमेंट का मास नंबर पता हो, जैसे मैं आपसे एल्यूमिनियम बोलूं तो एल्यूमिनियम का मास नंबर 27 होता है। तो अगर मैं एल्यूमिनियम के न्यूक्लियस की रेडियस आपसे पूछूं तो आप यहाँ पर 27 की पावर 1/3 कर सकते हैं, इससे मल्टीप्लाई करेंगे, आपका आंसर मीटर में आ जाएगा। नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स किसी खास एंगल पर माना, यहाँ पर स्कैटर होकर के नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स ये रहे। थीटा एंगल पर कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स मिलेंगे, उसके लिए एक रिलेशन है। नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स ऑब्जर्व्ड या फाउंड या स्कैटर्ड एट एन एंगल थीटा रेसिप्रोकल टू 1/sin θ/2 की पावर 4। फॉर्मूला बना लीजिए n1/n2, तो चूंकि रेसिप्रोकल में है 1 2 है तो उधर 2 1 हो जाएगा, फॉर्मूला बन जाएगा। आगे चलेंगे, फिर आता है इसके बाद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। एक्चुअली में इस जगह पर इस चैप्टर में एक डिस्कशन चल रहा है कि लाइट जो हमारे ऊपर आ रही है वो वेव की फॉर्म में आ रही है कि पार्टिकल की फॉर्म में आ रही है। बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स यहाँ पर होते हैं, कुछ एक्सपेरिमेंट्स वेव नेचर को एक्सप्लेन करते हैं, कुछ एक्सपेरिमेंट जो है वो पार्टिकल नेचर को एक्सप्रेस करते हैं। यहीं पर बीच में एक मैक्सवेल थ्योरी आती है जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बारे में बताती है। अमूमन वेव को चलने के लिए मीडियम चाहिए होता है, लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बारे में बड़ी शानदार बात मैक्सवेल बोलते हैं कि देखो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव वो है, एक इलेक्ट्रिक वेव, एक इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड, दोनों के दोनों को मिला दो तो बन जाएगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, जिसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड भी मूव कर रहा होता है, मैग्नेटिक फील्ड भी मूव कर रहा होता है, दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को ट्रेवल करने के लिए किसी मीडियम की आवश्यकता नहीं होती है।
तो यहाँ पर इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल के एक्सेलरेशन पर डेवलप होता है। ये लगभग लाइट की वेलोसिटी से ही चलते हैं और रिक्वायर नो मीडियम फॉर प्रोपेगेशन, बिना किसी मीडियम के ये चल जाते हैं। सूर्य का प्रकाश यहाँ पृथ्वी तक आ रहा है तो बीच में तो वैक्यूम ही है, तो सूर्य के प्रकाश को हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन मानेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की फॉर्म में वो आ रहा है ऐसा मानेंगे। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में कौन कौन सी हैं, तो गामा है, एक्स है, यूवी है, विजिबल है। विजिबल में विब्योर चलता है, आपको पता होगा आर जो रेड कलर है उसकी वेवलेंथ ज्यादा होती है, इसका मतलब इस दिशा में अभी समझ लीजिए कि वेवलेंथ बढ़ रही है। रेडियो वेव जिनसे हम लोग बातचीत करते हैं, जिनसे हमारे टेलीफोन के मोबाइल के टावर जो सिग्नल आते हैं वो सब रेडियो वेव्स ही हैं। यहाँ से यहाँ पर लैम्डा इसका बढ़ रहा है। एक शब्द है यहाँ पर इंटेंसिटी ऑफ लाइट, पर यूनिट एरिया पर जितनी लाइट पड़ रही होती है उसको हम लोग बोलते हैं लाइट की इंटेंसिटी। इस वक्त अगर आप देखें तो पर यूनिट एरिया में थोड़ी सी लाइट पड़ रही है, यहाँ पर उसी एरिया में थोड़ी सी ज्यादा लाइट पड़ रही है, हम बोलेंगे लेस इंटेंसिटी है, ये ज्यादा इंटेंसिटी है। इंटेंसिटी वर्सेस लैम्डा के बीच का ग्राफ ऐसा प्रपोज किया था मैक्सवेल ने, यानी कि जब वेव नेचर की बात हो रही है तो ऐसा ग्राफ प्रपोज किया था। इसके तत्काल बाद जो डिस्कशन शुरू होता है मैक्सवेल थ्योरी का, वो समझ लीजिए कि इससे आप फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और ब्लैक बॉडी रेडिएशन को नहीं समझा पाए। वेव के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं, फिर ब्लैक बॉडी रेडिएशन पर आएंगे। वेव ऐसे बनाते हैं, दो इनपे जो क्रस्ट और ट्रफ्स होते हैं, तो क्रस्ट के बीच की डिस्टेंस निकाल लीजिए, ट्रफ्स के बीच की डिस्टेंस निकाल लीजिए, दो के बीच की, उसको बोलते हैं अपन लोग लैम्डा, वो कहलाती है वेवलेंथ। मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट जब किसी एक्सिस पर होता है तो उसको अपन लोग बोलते हैं एम्पलीट्यूड। फ्रीक्वेंसी 1 टाइम होती है, फ्रीक्वेंसी की यूनिट हर्ट्ज होती है। फ्रीक्वेंसी जो होती है वो वेलोसिटी अपॉन वेवलेंथ के बराबर होता है। वेव नंबर जो होता है वो 1 लैम्डा से उसको एक्सप्रेस करते हैं। इसकी यूनिट निकालेंगे तो यहाँ पर इसकी यूनिट आ जाएगी वेव नंबर की मीटर इनवर्स या सेंटीमीटर इनवर्स, ऐसे आप रख सकते हैं। ब्लैक बॉडी एम्पलीट्यूड का स्क्वायर जो होता है वो इंटेंसिटी के प्रोपोर्शनल होता है, ये एक और बड़ा इंपॉर्टेंट रिलेशन है। अब हम आते हैं ब्लैक बॉडी रेडिएशन पर। उनका कहना ये कि जब किसी सरफेस के ऊपर लाइट पड़ती है तो 3 काम होते हैं, या तो उसको रिफ्लेक्ट करती है, या वो उसको एब्जॉर्ब कर देती है, या उसमें से ट्रांसमिट हो जाती है। लेकिन जो ब्लैक बॉडी है, ब्लैक बॉडी के ऊपर जब लाइट पड़ती है सारा का सारा लाइट को वो एब्जॉर्ब कर लेता है। तो यहाँ पर द आइडियल बॉडी विच एब्जॉर्ब्स एंड एमिट्स ऑल फ्रीक्वेंसीज इज कॉल्ड ब्लैक बॉडी। ब्लैक बॉडी सभी प्रकार की रेडिएशन को एब्जॉर्ब और उनको एमिट भी करता है। अब यहाँ पर जो ग्राफ ऑब्जर्व हुआ था, ये बात ध्यान रहे कि रिवीजन के मोड से पढ़ाया जा रहा है, तो धीरे धीरे करके फटाफट सारे के सारे पॉइंट्स को हमको एक बार देखते चले जाना है। डिटेल्ड स्टडी यहाँ पर नहीं हो रही है, अदरवाइज ब्लैक बॉडी रेडिएशन के ऊपर ही आपको आधा पौन घंटा डिस्कशन किया जा सकता है। चूंकि ये वन शॉट बन रहा है, रिवीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से बन रहा है, तो जो मेन पॉइंट्स हैं आपको सिर्फ वही यहाँ पर सुनाए जा रहे हैं और कोशिश की जा रही है कोई भी चीज छूटे ना हमसे, ठीक है। इंटेंसिटी और लैम्डा का जो ग्राफ है, अगर आप अभी देखें मैक्सवेल के हिसाब से तो वह ऐसा आना चाहिए, लेकिन ये ऐसा आता नहीं है। ये ग्राफ इंटेंसिटी और थ्योरेटिकल ग्राफ तो ऐसा आना चाहिए, लेकिन ग्राफ ऐसा ऊपर को और फिर ऐसे नीचे डाउनवर्ड जा रहा है। आप अगर देखें, अगर हम टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, ये T1 T2 टेम्परेचर है, T1 से अधिक टेम्परेचर T2 है, तो ये जो मैक्सिमम, ये वो वेवलेंथ है जो बॉडी ने अपने अंदर से रिलीज की हैं। जो लैम्डा, ज्यादातर वो जिस कलर की लैम्डा रिलीज कर रहा है, जैसे मेरा कोट है, इसके ऊपर जो लाइट पड़ रही है, इसमें लाइट पड़ने के बाद बहुत सारी रेडिएशन ही निकाल रहा होगा, लेकिन मोस्टली ये नीले रंग की रेडिएशन निकाल रहा है, तो आपको मेरा कोट नीले रंग का दिखाई दे रहा है। तो आप इसको जो ज्यादातर जो वेवलेंथ निकल रही होती है उसको अपन बोलते हैं लैम्डा मैक्स। तो लैम्डा मैक्स की जो वैल्यू है, टेम्परेचर बढ़ाने पर आपने तापमान बढ़ाया, लैम्डा मैक्स आप देखेंगे तो पीछे की तरफ खिसक रहा है, यानी कि टेम्परेचर बढ़ाने पर जो लैम्डा मैक्स की वैल्यू है वो कम होती चली जा रही है। यानी कि अगर विब्योर में अगर देखें तो अगर मान लीजिए पहले लैम्डा मैक्स रेड थी, टेम्परेचर बढ़ाओगे तो ऑरेंज की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, और टेम्परेचर बढ़ाओगे तो येलो की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, और टेम्परेचर बढ़ाओगे तो ब्लू की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। और ऐसा होता भी है, जब किसी लोहे को गर्म करते हैं तो शुरुआत में वो लाल दिखाई देता है, गर्म करते करते फिर वो नीले की तरफ बढ़ने लगता है। आगे की तरफ चलेंगे तो इससे कंक्लूजन ये निकला था कि जो एटम और मॉलिक्यूल है वो हर प्रकार की या सारी की सारी एनर्जी को एब्जॉर्ब या रिलीज नहीं करता, एक खास प्रकार की एनर्जी को एब्जॉर्ब और रिलीज करता है। वो एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी को ही एब्जॉर्ब और रिलीज करता है, जिसका नाम रखा गया था यहाँ पर क्वांटम, और यहीं से जनरेट हो जाती है प्लांक क्वांटम थ्योरी। प्लांक क्वांटम थ्योरी बोलती है कि किसी सोर्स से जब एनर्जी रिलीज होती है तो वो कॉन्टिन्यूसली नहीं रिलीज होती, छोटे छोटे पैकेट्स की फॉर्म में होती है, जिनका नाम रखा था क्वांटम। और अगर वो लाइट सोर्स से अगर एनर्जी आ रही हो तो फिर उसी क्वांटम को हम लोग फोटोन बोल दिया करते हैं।
क्वांटम या फोटोन। फोटोन की जो एनर्जी होती है वो फ्रीक्वेंसी के प्रोपोर्शनल होती है, ई प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हैं तो एच लगाते हैं, तो ई बराबर एच डी। फ्रीक्वेंसी को हटा करके आप सी बाय लैम्डा भी लिख सकते हैं, तो ये हो गया इक्वल टू एच सी बाय लैम्डा। अब आप क्या काम कर सकते हैं, देखो ये रहा एच का वैल्यू 6.626 10 टू द पावर माइनस के 34 जूल सेकेंड। एक सवाल बनाते तो सारी की सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। एक लाइट सोर्स है जो रेडिएशन अमिट कर रहा है, उसका लैम्डा है 6.626 एंगस्ट्रॉम। वेव नंबर निकालने के लिए बोल दिया, एनर्जी ऑफ क्वांटम निकालने के लिए बोल दिया, फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए बोल दिया, और साथ ही साथ एनर्जी ऑफ 1 मोल ऑफ फोटोन निकालने के लिए बोल दिया। तो E बराबर एच सी बाय लैम्डा लगा लीजिए। H की वैल्यू हमने यहाँ पर डाल दी है, C की वैल्यू 3 इंटू 10 टू द पावर 8, लैम्डा 6.626 एंगस्ट्रॉम में दे रखा था। एंगस्ट्रॉम के मीटर बनाने के लिए 10 टू द पावर माइनस 10 से मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई कर दिया, सॉल्व कर दिया, तो 3 इंटू 10 टू द पावर माइनस के 24 जूल ये आ गई हमारे पास एनर्जी एक फोटोन की। और जब हम एक मोल फोटॉन्स की एनर्जी निकालते हैं या एक मोल क्वांटम की एनर्जी निकालते हैं, तब हम उसे बोलते हैं आइंस्टीन। तो कोई आपसे पूछे आइंस्टीन निकालिए, बोल रखा है यहाँ पर कैलकुलेट द एनर्जी ऑफ 1 मोल ऑफ फोटोन। तो देखिए यहाँ पर 1 मोल ऑफ फोटोन में यहाँ नीचे निकाला हुआ है। तो एक फोटोन की एनर्जी थी 1 मोल की निकालनी है, तो जो आपके पास एनर्जी आई है उसको आप एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 1 मोल फोटोन की एनर्जी आ जाएगी। इसी को बोलते हैं अपन लोग आइंस्टीन। फ्रीक्वेंसी देखो, वेव नंबर 1 अपॉन लैम्डा होता है, लैम्डा दे रखा था 6.626 एंगस्ट्रॉम, मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 10 टू द माइनस 10 से मल्टीप्लाई कर दिया। दिस इज अवर वेव नंबर, और ये आ जाएगा हमारे पास, ये प्लस में चला जाएगा, ये आ जाएगा आपके पास मोटा मोटा, ये आ जाएगा 0.15 इंटू 10 टू द पावर 10 मीटर इनवर्स। ठीक, अब आ जाते हैं फ्रीक्वेंसी पर। फ्रीक्वेंसी होती है वेलोसिटी अपॉन लैम्डा, वेलोसिटी लाइट की, सी मतलब लाइट की वेलोसिटी 3 इंटू 10 टू द पावर 8, लैम्डा रख दिया 6.626 10 टू द पावर माइनस के 10, सॉल्व करा, ये वैल्यू आ गई हर्ट्ज में, चूंकि फ्रीक्वेंसी हर्ट्ज में ही होती है। यहां पर अभी एक प्रश्न हम लोगों ने और बनाया है, इसको भी आप देख लीजिए। एक 100 वाट का बल्ब है और उसमें से जो रेडिएशन निकल रही है उसकी लैम्डा 6.626 पिकोमीटर अगर है, तो फिर आपसे पूछा कि बताइए इस बल्ब से लगातार पर सेकंड कितने फोटॉन्स रिलीज हो रहे हैं। जब हम बोलते हैं वॉट, तो वॉट का मतलब होता है जूल सेकंड, इसका मतलब 100 जूल एनर्जी प्रति सेकंड बल्ब में से निकल रही है। अच्छा, हमारे पास लैम्डा दे रखा है, तो पहले मैंने एक फोटोन की एनर्जी निकाल ली, तो एनर्जी ऑफ 1 क्वांटम, एनर्जी ऑफ 1 क्वांटम या 1 फोटोन, एच सी बाय लैम्डा, एच सी लैम्डा मैंने रख दिया, पिकोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना था, -12, काटा पीटा मचाया, तो 3 इंटू 10 टू द पावर माइनस के 14 जूल एनर्जी आई मेरे पास एक फोटोन की। अब पूछा इसमें से कितने फोटोन निकल रहे होंगे पर सेकंड, तो पर सेकंड इसमें से 100 जूल एनर्जी निकल रही है, चूंकि इसके ऊपर 100 वॉट लिखा हुआ है, और एक फोटोन की एनर्जी है 3 इंटू 10 टू माइनस के 14, डिवाइड मारूंगा तो इतने फोटोन पर सेकंड ये बल्ब यहां से रिलीज कर रहा होगा। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में होता क्या है वो सुनिए। जब रेडिएशन पड़ती है किसी मेटल की प्लेट के ऊपर, तो वो दो काम करती है, एक तो इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालती है, दूसरा बची हुई एनर्जी से वो इलेक्ट्रॉन चलने लगता है। मतलब आपने जो एनर्जी डाली, टोटल एनर्जी आपने इंसिडेंट लाइट की जो थी, उसके दो काम हुए, एक तो वर्क फंक्शन यानी कि इलेक्ट्रॉन को निकालने में दी गई एनर्जी, प्लस काइनेटिक एनर्जी उस इलेक्ट्रॉन को मिली। अब ये काइनेटिक एनर्जी को हम यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी मैक्स लिख रहे हैं। क्यों लिख रहे हैं थोड़ी देर में बताएंगे। काइनेटिक, अगर माना डालने वाली जो आपने लाइट डाली उसकी एनर्जी एच न्यू है, या आप उसको अगर उसकी दूसरी टर्म्स में लिखना चाहो तो आप उसे एच सी अपॉन लैम्डा लिखोगे, है ना। तो आपने जो एनर्जी डाली वो एच न्यू थी, दिस इज एच न्यू। वर्क फंक्शन ये हो गया एच न्यू 0, तो काइनेटिक एनर्जी मैक्स निकालोगे तो आपको उसमें से घटाना पड़ेगा, ये घट करके आ गया, एच कॉमन ले लिया, ये आ गया। फ्रीक्वेंसी होती है सी अपॉन लैम्डा, तो सी मैंने बाहर कॉमन ले लिया, तो 1 अपॉन लैम्डा, और यहां पर आ जाएगा 1 अपॉन लैम्डा 0। अब ये जो काइनेटिक एनर्जी, इसको हम काइनेटिक एनर्जी मैक्स क्यों कह रहे हैं, बात समझिए। जो इलेक्ट्रॉन बिल्कुल मेटल की एकदम ऊपर वाली सरफेस से निकल करके आएगा उसकी सबसे ज्यादा काइनेटिक एनर्जी होगी। अंदर से जो इलेक्ट्रॉन निकलेगा उसको अंदर के खूब सारे एटम्स हैं उनका विरोध झेलना पड़ेगा, तो थोड़ी कम एनर्जी से निकलेगा। और अंदर से जो इलेक्ट्रॉन निकलेगा उसको बेचारे को बहुत संघर्ष करना पड़ेगा, बड़ी मुश्किल से निकलेगा, उसकी काइनेटिक एनर्जी और कम हो जाएगी। और अंदर वाला हो सकता है ऐसा भी हो कि बेचारा इलेक्ट्रॉन निकला हो, लेकिन मेटल की मोटाई इतनी ज्यादा थी कि बेचारा उस पूरे को क्रॉस करके बाहर निकल ही नहीं पाया। तो जितनी अंदर से इलेक्ट्रॉन निकलेगा काइनेटिक एनर्जी उतनी कम होती चली जाएगी। तो सबसे ज्यादा तो काइनेटिक एनर्जी मैक्स है, फिर 1, फिर 2, फिर 3, जैसे जैसे अंदर चलते चले जाएंगे काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू कम होती चली जाएगी। एक बात समझिए, इस एक्सपेरिमेंट में दो चीजें बड़ी खास हुई थी। जब हम इंसिडेंट लाइट की इंटेंसिटी बढ़ाते थे, यानी कि ज्यादा सरफेस पर लाइट गिराते थे, तो काइनेटिक एनर्जी चेंज नहीं होती थी, जबकि इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा निकलते थे। और जब मैं इंसिडेंट लाइट की एनर्जी बढ़ाता था
तो इलेक्ट्रॉन्स तो जितने निकल रहे थे पहले उतने ही निकलते थे, लेकिन एक चीज बदल जाती थी, वो बदल जाती थी काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन। ये बात यहां बताई गई है। इट एक्सप्लेन्स पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट। दूसरा, इंटेंसिटी बढ़ने पर काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन जो है वो सेम रहता है, लेकिन फोटो इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ती है क्योंकि ज्यादा सरफेस पर लाइट गिरती है। एनर्जी बढ़ने से काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन भी बढ़ जाता है। इलेक्ट्रॉन का नंबर ऑफ फोटॉन्स तो वही रहता है, क्योंकि पहले भी उतनी सरफेस पे लाइट गिर रही थी, अभी भी उतनी सरफेस पे गिर रही है, सिर्फ एक चीज का चेंज आया, और वो आया आपने जो ऊपर से एनर्जी डाली है उस एनर्जी की मात्रा बढ़ा दी आपने, तो बाकी बची हुई सारी एनर्जी कहाँ चली जाएगी? काइनेटिक एनर्जी में। अब यहाँ पर एक होता है स्टॉपिंग पोटेंशियल। स्टॉपिंग पोटेंशियल जो होता है वो सामने वाली प्लेट जो हमारे पास यहाँ पर प्लेट है, तो फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट वाली प्लेट है, इसके सामने वाली जो प्लेट है, अगर इस प्लेट को हम नेगेटिव पोटेंशियल दे दें तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स धीरे धीरे कम पहुंचने लगेंगे और कम पहुंचने लगेंगे। इस वाली प्लेट पर मैं कितना नेगेटिव चार्ज दे दूं जिससे कि एक भी इलेक्ट्रॉन इस प्लेट पर ना पहुंचे, तो वो हमेशा काइनेटिक एनर्जी मैक्स के बराबर यहाँ पर रहता है। आप इस बात को ध्यान रखेंगे, हालांकि रीजनिंग एक्सप्लेनेशन सब कुछ है, पर अभी आपके साथ वो सब चर्चा नहीं कर रहे हैं। आप ध्यान रखिएगा कि स्टॉपिंग पोटेंशियल जो है वो काइनेटिक एनर्जी मैक्स के बराबर रहता है। अब इस पर एक सवाल हमने यहाँ पे बना रखा है, ये फटाफट से देख लेते हैं। अब मेटल का सरफेस है, उसका वर्क फंक्शन 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का है। आपको न्यू जीरो लैम्डा जीरो यानी कि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड लैम्डा निकालना है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन निकालना है। लैम्डा जो लाइट डली है अगर उसकी वेवलेंथ 10⁻⁷ हो तो आपको ये सब चीजें कैलकुलेट करनी है, काइनेटिक एनर्जी में सब कुछ निकालना है। तो आप अगर देखें 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये ई मतलब इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है 1.6 माइनस का 19, तो 1.6 माइनस का 19 इंटू 1 था, तो वोल्ट ही रहा, लेकिन इसकी यूनिट होती है कूलाम। कूलाम इंटू वोल्ट को बोलते हैं जूल, तो यहाँ पर जूल हो गया। तो वो जो वर्क फंक्शन वाली एनर्जी थी वो दी थी, दिस इज E0, इसको हमने लिख दिया h0 के बराबर। h0 मतलब ये वैल्यू है। तो अगर आपको न्यू0 निकालना है तो आपको h से डिवाइड करना पड़ेगा। h की वैल्यू होती है 6.626 माइनस के 34, डिवाइड करा 0.241 इंटू 10⁻15 हर्ट्ज आ गया। अगेन E0 बराबर hc अपॉन लैम्डा 0 आपने लगा दिया, hc इनकी वैल्यू डाल दीजिए, E0 की वैल्यू जो आपके पास ये थी ये डाल दीजिए इतने जूल। जैसे ही आप इसको यहाँ पर सब डाल देंगे तो यहाँ से लैम्डा 0 निकल करके आ जाएगा जो कि इतने मीटर है। काइनेटिक एनर्जी मैक्स निकालना हो तो hc ब्रैकेट में 1 अपॉन लैम्डा माइनस 1 अपॉन लैम्डा 0 करोगे, h की वैल्यू 6.626 माइनस 34 3 इंटू 10⁸ c हो गया। लैम्डा आपके पास जो था वो 10⁻⁷ मीटर का था, और जो लैम्डा 0 भी आपने निकाला वो 12.42 10⁻⁷ के ऑर्डर का है। 10⁻⁷ आपने कॉमन ले लिया बाहर, ऊपर आ गया 7 हो गया, इधर हो गया 1, और 1 अपॉन 12.42 हमारे पास होता है 0.08। सॉल्व करके इतनी जूल वैल्यू आ गई। ये क्वेश्चन सिर्फ एक एक क्वेश्चन इसलिए करके दिखाया जा रहा है कि ताकि आपको पता रहे फॉर्मूलों में रख करके सॉल्व कैसे किया जाता है। बोहर्स एटॉमिक मॉडल पर आते हैं। इसके बाद बोहर्स का एटॉमिक मॉडल प्लैंक क्वांटम थ्योरी के बाद में आता है, जो ये बोलता है कि सेंटर पे न्यूक्लियस है, चारों तरफ फिक्स्ड एनर्जी लेवल्स वाले स्टेशनरी शेल्स बने हुए हैं, हर एक की एनर्जी फिक्स है E1 E2 E3, और अगर इलेक्ट्रॉन को एक लेवल से दूसरे लेवल पे कूदाना है तो एनर्जी देनी पड़ेगी, और 10⁻⁸ सेकेंड में वो ऊपर एक्साइटेड स्टेट से इलेक्ट्रॉन नीचे वापस ग्राउंड स्टेट में आ जाता है। एनर्जी अगर E1 से E2 पे जाना है तो आपको जो डेल्टा E एनर्जी जो देनी पड़ेगी, दिस इज E2 माइनस E1, इतनी देनी पड़ेगी। कैसे दोगे? बाहर से कुछ रेडिएशन वगैरह डालोगे, उसका कुछ लैम्डा या फ्रीक्वेंसी होगा hc बाय लैम्डा। दूसरी बात उसने बताया कि फर्स्ट शेल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है उसका जो एंगुलर मोमेंटम है वो h/2π है, सेकंड शेल वाले का 2h/2π है, तीसरी शेल वाले का 3h/2π है, यानी कि एंगुलर मोमेंटम MVR उसको क्वांटाइज बताया गया, और वो है NH/2π। यहाँ पर N 1 2 3 4 नंबर है। आप h/2π को h क्रॉस भी लिखते हैं, h/2π की जगह पर h क्रॉस भी लिखते हैं। एक्साइटेशन डी एक्साइटेशन 10⁻⁸ सेकंड में पूरा हो जाता है। आगे चलेंगे। रेडियस का फॉर्मूला, इलेक्ट्रॉन कौन सी शेल में है, जिस शेल में है उस शेल का रेडियस का फॉर्मूला, वेलोसिटी का फॉर्मूला और एनर्जी का फॉर्मूला, ये रहे आपको ध्यान रखने रहेंगे। इनको रेडीमेड फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं अगर हम हाइड्रोजन के लिए इसको बनाना चाहें, क्योंकि बोहर ने अपना पूरा का पूरा मॉडल हाइड्रोजन एटम या हाइड्रोजन लाइक एटम्स के लिए ही बनाया है, यानी कि जिनके अंदर सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन हो उनके लिए बनाया है। तो आप उस हिसाब से उसको मॉडिफाई कर सकते हैं, सारे के सारे वैल्यूज डाल देते हैं। k की वैल्यू होती है 9 × 10⁻⁹, Z πm इलेक्ट्रॉन का मास है 9.1 10⁻⁻31 kg। आप ये सारी की सारी चीजें अगर यहाँ पर प्लेस कर देंगे तो रेडियस का रेडीमेड फॉर्मूला एस्ट्रॉन की टर्म्स में ये आएगा, वेलोसिटी का फॉर्मूला
सेंटीमीटर पर सेकंड में ये आएगा। एनर्जी का फॉर्मूला Z²/n² जूल अपॉन एटम की टर्म्स में ये आएगा। ये -21.79 है, इसको -21.8 भी लिखा जा सकता है, -19 तो जूल अपॉन एटम, और इलेक्ट्रॉन वोल्ट में करना हो तो 13.6। इस प्रकार से ये Z²/n² हमारे पास फॉर्मूला है। हाइड्रोजन, हीलियम प्लस लिथियम प्लस 2 बेरिलियम प्लस 3 उन्हीं के लिए लगेगा जिनके पास सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन रहता है। नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन पर सेकंड की हम बात करें तो नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन पर सेकंड वेलोसिटी अपॉन 2πr है, और एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट में 23 किलो कैलोरीज पर मोल होते हैं। सारी सूचना हमारे पास आ गई। एक एक सवाल इन सब के ऊपर देख लेते हैं ताकि आपको चीजें क्लियर हो जाएं। तो एक हाइड्रोजन एटम दे रखा है और उसमें इलेक्ट्रॉन जंप कर रहा है फ्रॉम ग्राउंड स्टेट से एक nth शेल में जंप लगाई है, ग्राउंड स्टेट से nth शेल में जंप लगाई है, और जिसकी रेडियस 8.464 एंगस्ट्रॉम है। आपसे कहा जा रहा है आपको ये बताना है वो शेल कौन सी है, आपको एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth शेल, जिस शेल में है वहां पर उसकी कितनी एनर्जी है ये बताना है। उसी शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी बताना है, और अगर एनर्जी जो इलेक्ट्रॉन है जिसको ग्राउंड स्टेट से आपने nth शेल पे कुदाया उसके लिए अपने को कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी वह बताना है, और एंगुलर मोमेंटम बताना है इलेक्ट्रॉन का उसी शेल के अंदर। आइए देखते हैं। पहली बात तो ये है कौन सी शेल में, तो रेडियस का फॉर्मूला 0.529 n² होता है, एंगस्ट्रॉम में होता है। रेडियस एंगस्ट्रॉम में ही दिया गया, यहाँ पर रख दिया। हाइड्रोजन एटम में Z1 लेंगे, n² = 16, और n की वैल्यू आ गई हमारे पास 1। n की वैल्यू हमारे पास 1, n की वैल्यू हमारे पास 4 आ गई, 1 नहीं 4, गलत दिखा हुआ है, n = 4 आ गया। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन आप खुदा करके 4th पे ले गए थे। कहां से ले गए थे? ग्राउंड स्टेट से। ग्राउंड स्टेट का मतलब सबसे नीचे। अब हाइड्रोजन में ग्राउंड स्टेट तो फर्स्ट शेल को ही बोलेंगे, क्योंकि हाइड्रोजन में इलेक्ट्रॉन भी सिर्फ एक ही होता है, तो उसकी ग्राउंड स्टेट यानी कि फर्स्ट शेल। कहां खुदा करके ले गए आप उसको? nth शेल पे। nth शेल कौन सी है? चौथी। आइए अब सारी कैलकुलेशन कर लेते हैं। एनर्जी का फॉर्मूला -21.7 -19 Z²/n²। Z की जगह 1 रखेंगे, n की जगह 4। सॉल्व करा, चौथे शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन की एनर्जी इतनी है। वेलोसिटी का फॉर्मूला 2.188 10⁻⁸ Z/n, यही हमारे पास है 10⁻8 Z/n है, और ये यहाँ पर गलत दिखा हुआ है, इसको थोड़ा ठीक कर लेते हैं। दिस इज +8, इतनी नेगेटिव में नहीं आएगी। तो ये रहा वेलोसिटी का फॉर्मूला। अब आप यहाँ पर Z और n प्लेस कर दीजिए। हाइड्रोजन एटम था 1 रखा, n की वैल्यू 4 रखी, इतना सेंटीमीटर +8 सेंटीमीटर पर सेकंड आ गया। अब इलेक्ट्रॉन को पहले शेल से चौथे शेल पे कुदाना है, तो पहले शेल से चौथे शेल पे कुदाने के लिए कितना एनर्जी देना पड़ेगा भला, आइए देख लेते हैं। तो पहले से चौथे पे कुदाना है तो E4 - E1 करना पड़ेगा। E4 - E1, अच्छा E4 का एनर्जी आप निकाल चुके, ये E4 का एनर्जी है, ये E4 का एनर्जी। अब E1 का एनर्जी कैसे होएगा, तो E1 का एनर्जी देख लीजिए, तो n = 1 रख दीजिए इसके अंदर, तो इसमें यहाँ पर n = 1, Z = 1 रखेंगे तो यही आएगा 21.7 - 19। 4 में से 1 घटा लीजिए, वैल्यू प्लेस कर दिया। इतनी एनर्जी लगेगी इलेक्ट्रॉन को कुदाने में। अब पूछा था इलेक्ट्रॉन जंप करके जौन सी शेल में आप ले गए हो, उस जगह पर जहां ले गए हो वहां पर उसका एंगुलर मोमेंटम कितना होगा। तो एंगुलर मोमेंटम के बारे में क्या बताया गया? एंगुलर मोमेंटम के बारे में बताया गया कि वो NH/2π के बराबर होता है। तो NH/2π कर लीजिए भैया, चौथे शेल में है तो n की जगह 4, h की वैल्यू रख दी है, 2 और पाई सब की वैल्यू प्लेस कर दी, इसका एंगुलर मोमेंटम निकल करके आ गया। वैसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करते समय ये बताया जाता है कि आप इनकी जो एनर्जी की वैल्यूज हैं वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में याद रखें, बहुत जरूरी रहती है। फर्स्ट शेल की -13.6, सेकंड शेल की -3.4, -1.511, -0.85 और -0.544 इलेक्ट्रॉन वोल्ट डायरेक्ट याद रखेंगे, बहुत सारे क्वेश्चन आराम से बन जाते हैं इसमें। इसके बाद आता है स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम होता है पैटर्न्स ऑफ लाइन, लाइन के पैटर्न कहीं पे भी दिखाई दे उसको स्पेक्ट्रम बोलते हैं। प्रिज्म पर लाइट डालते हैं, 7 रंग आ जाते हैं एक दूसरे में मर्ज होते हुए, उसको स्पेक्ट्रम बोलते हैं। स्पेक्ट्रम 2 प्रकार के, एब्सॉर्प्शन और एमिशन है। एमिशन स्पेक्ट्रम में फिर 2 कैटेगरी है, कॉन्टिन्यूस और डिसकॉन्टिन्यूस। आपको कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम देखना हो तो कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम सनलाइट का आता है, जिसमें 7 कलर कॉन्टिन्यूएशन में आते हैं बिना किसी गैप के, उसे कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम बोलते हैं। बीच में अगर गैप हो तो उसको डिसकॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम बोलते हैं। एब्सॉर्प्शन स्पेक्ट्रम हमेशा डिसकॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम ही होता है। उसके बाद डिसकॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम 2 टाइप का होता है, पतली पतली लाइन मिलती है तो लाइन स्पेक्ट्रम, मोटे मोटे बैंड मिलते हैं तो बैंड स्पेक्ट्रम। अब इलेक्ट्रॉन जब एक शेल से दूसरी शेल में जंप लगाता है तो उसको हम एक लाइन बना के दिखाते हैं, जिसको हम स्पेक्ट्रल लाइन बोलते हैं। और अगर माना वो N1 से N2 में जंप लगा रहा है तो कितनी स्पेक्ट्रल लाइंस मिलेंगी, उसका एक फॉर्मूला है।
फॉर्मूला स्पेक्ट्रल लाइन का है n2 माइनस n1, n2 माइनस n1 प्लस 1 अपॉन 2, ये स्पेक्ट्रल लाइन का फॉर्मूला है। अब आप यहाँ पर n2 n1 की वैल्यू प्लेस कर दीजिए। फॉर एग्जांपल किसी ने आपसे बोला इलेक्ट्रॉन ने जंप लगाई छठे शेल से टू सेकंड एक्साइटेड स्टेट इन H एटम, फाइंड नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन। देखो ये ग्राउंड स्टेट है, ग्राउंड स्टेट मतलब 1, ये तो 3 शेल से बनी हुई। देखो ये ग्राउंड स्टेट हुई, ये सब एक्साइटेड स्टेट है। दिस इज फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, दिस इज सेकंड एक्साइटेड स्टेट, दिस इज थर्ड एक्साइटेड स्टेट। सवाल के अंदर बोल रखा था सेकंड एक्साइटेड स्टेट। सेकंड एक्साइटेड स्टेट का मतलब हुआ फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट ये रही, सेकंड एक्साइटेड स्टेट ये रही, यानी कि थर्ड शेल की बात चल रही है। इसका मतलब आप लोगों का जो इलेक्ट्रॉन आपने जंप कराया है वो छठे शेल से कहां पर कराया है, सेकंड एक्साइटेड स्टेट का मतलब हो गया आपने थर्ड शेल में जंप कराया है, तो छठे से तीसरे में जंप कराया। ये रहा, वैल्यूज प्लेस कर दीजिए, वैल्यू प्लेस करके सॉल्व कर लेंगे। प्लेस करने के बाद आपके पास टोटल लाइन की संख्या आ गई 6। यहां पर दिखाया ग्राउंड स्टेट, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, सेकंड एक्साइटेड स्टेट यहां पर दिखाया गया। अब इसके बाद आते हैं हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। बोहर के ही चेले चपाटे थे, लाइमन, बामर, पास्टन, ब्रैकेट, फंड और हेम्फेरी। उनको उसने काम दिया, कहा भैया एक डब्बे के अंदर सैंपल लो हाइड्रोजन एटम का और उस पर लाइट डालो। लाइमन को बोला कि लाइमन तुम यूवी लाइट डालोगे, बामर को बोला विजिबल डालोगे, पास्टन को बोला तुम नियर आईआर डालोगे। ये नियर आईआर है, इधर ये मिड आईआर है, इधर फार आईआर, फार आईआर। नियर आईआर का मतलब आईआर के स्टार्टिंग वाली रेंज, आईआर की रेंज होगी ना इतने से इतना, स्टार्टिंग की रेंज आईआर की डालेंगे, फिर मिड आईआर, और जहां पर आईआर एंडिंग हो रही है वो वाली आप अगर लैम्डा डालेंगे तो नियर आईआर, मिड आईआर, फार आईआर डाली। तो लाइमन के केस में लाइमन ने देखा कि इलेक्ट्रॉन कहीं से भी जंप लगा करके ग्राउंड स्टेट में आकर रुकता है जब यूवी लाइट डालते हैं। बामर ने देखा कि हम कहीं से भी लाइट अगर कोई मतलब अगर हम विजिबल लाइट डालते हैं तो इलेक्ट्रॉन किसी भी एक्साइटेड स्टेट से वापस जब आता है तो सेकंड लेवल पे जाकर रुकता है, सेकंड से नीचे नहीं गिरता। पास्टन ने देखा थर्ड पे आकर रुकता है, ब्रैकेट ने देखा फोर्थ पे आकर रुकता है, फंड ने देखा फिफ्थ पे आकर रुकता है, ऐसा। अब आपसे सवाल पूछे जाएंगे, लाइमन की फर्स्ट लाइन की लैम्डा बताओ, बामर की सेकंड लाइन की लैम्डा बताओ। तो लैम्डा निकालने के लिए हम लोग रिडबर्ग इक्वेशन का इस्तेमाल करते हैं, और रिडबर्ग इक्वेशन जो होती है वो होती है 1 अपॉन लैम्डा इक्वल टू आर जेड स्क्वायर 1 अपॉन n1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n2 स्क्वायर। ये रिडबर्ग इक्वेशन हमारे पास होती है। आर की वैल्यू होती है 109678 सेंटीमीटर इनवर्स, आर की वैल्यू होती है। अब एक सवाल देख लें, जैसे को मुझसे पूछे कि पास्टन सीरीज की दूसरी लाइन बताओ, तो पास्टन सीरीज की दूसरी लाइन तीसरे से चौथा पहली लाइन और तीसरे से पांचवा दूसरी लाइन। मुझे कोई बोले कि भैया ब्रैकेट सीरीज की लास्ट लाइन बताओ, तो 4 से 5 पहला, 4 से 6 दूसरा, अंत कहां पर जाके होगा, अंत तो अनंत पे ही जाके होगा। तो अगर मैं 4 से इनफाइनाइट पे को दाऊंगा तो ब्रैकेट सीरीज की लास्ट लाइन हो जाएगी। जैसे कोई मुझसे सवाल पूछे और कहे कैलकुलेट लैम्डा ऑफ लास्ट लाइन ऑफ बामर सीरीज इन हीलियम +2, बामर सीरीज की लास्ट लाइन, तो बामर सीरीज की फर्स्ट लाइन 2 से 3, बामर सीरीज की लास्ट लाइन 2 से इन्फिनिटी। तो रख दिया हम लोगों ने 1 अपॉन लैम्डा बराबर आर। जेड की वैल्यू हम लोगों ने यहाँ पर, चूंकि हीलियम प्लस था तो हीलियम प्लस के लिए एक काम करते हैं, हीलियम नहीं इसको हाइड्रोजन कर लेते हैं, चूंकि पहले से सॉल्व किया है दिक्कत हो जाएगी, हाइड्रोजन रख लेते हैं ना, हाइड्रोजन एटम ले लेते हैं। अगर हीलियम होता तो आप यहाँ पर जो जेड है, जेड की वैल्यू 2 का स्क्वायर कर देते हैं। फिलहाल हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन हमने यहाँ पर हाइड्रोजन एटम के लिए एच जेड की वैल्यू क्या रखी जाएगी, 1 रखी जाएगी, 1 अपॉन लैम्डा आर। अब देखो कहां से कहां गया हुआ है, लास्ट लाइन बोली थी किसकी, ब्रैकेट सीरीज की हमने लास्ट लाइन बोली थी, हमने बामर सीरीज की लास्ट, बामर सीरीज की पहली लाइन 2 से 3, अगली 2 से 4, तो 2 से अनंत पड़ जाएगी। तो 1 अपॉन 2 का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन इन्फिनिटी का स्क्वायर, 1 अपॉन इन्फिनिटी 0 होता है, हटाया 1 अपॉन 4 ये आ गया, लैम्डा हो जाएगा 4 अपॉन आर। देखो 1 अपॉन आर की जो वैल्यू है ना वो 9.1 10 टू द पावर माइनस के 6 आप याद रखिए अगर आप जल्दी सवाल सॉल्व करना चाहते हैं। तो 1 अपॉन आर की वैल्यू 109678 है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इतना सेंटीमीटर में मेरा आंसर आएगा, इतना सेंटीमीटर में मेरा आंसर आएगा, तो ये आंसर मेरे को सेंटीमीटर में मिल जाएगा, इतना सेंटीमीटर मेरा आंसर आएगा। सेंटीमीटर में क्यों, चूंकि आर की वैल्यू जो है वो सेंटीमीटर इनवर्स में थी। आगे चलेंगे तो कुछ और बातें हैं, जैसे कोई पूछते हैं लॉन्गेस्ट लैम्डा बताओ बामर सीरीज की, लॉन्गेस्ट लैम्डा, ये शॉर्टेस्ट लैम्डा, इसका क्या मतलब है। तो अगर कोई आपसे पूछे लॉन्गेस्ट लैम्डा, तो देखो एनर्जी बराबर होता है hc बाय लैम्डा। अगर आपको लैम्डा बड़ा करना है इसका मतलब एनर्जी छोटी करनी पड़ेगी, और एनर्जी अगर छोटी होगी लीस्ट एनर्जी तो फिर ज्यादा ऊंचा तो इलेक्ट्रॉन कूदेगा नहीं, जस्ट फर्स्ट एक्साइटेशन ही हुआ होगा। तो अगर किसी को फर्स्ट एक्साइटेशन बोलना है तो या तो डायरेक्ट फर्स्ट एक्साइटेशन बोल लेता है, नहीं तो फर्स्ट एक्साइटेशन की जगह पर लोग लॉन्गेस्ट लैम्डा बोलते हैं कि बामर सीरीज के लॉन्गेस्ट लैम्डा निकालो।
इसी तरीके से कोई पूछे स्मॉलेस्ट लैम्डा, अब एनर्जी का फॉर्मूला h बाय लैम्डा होता है, अगर लैम्डा छोटी होगी तो एनर्जी बड़ी होगी। अब अगर एनर्जी बड़ी होगी तो उसका मतलब मैक्सिमम को दाओगे, आप इलेक्ट्रॉन को मैक्सिमम जंप कराओगे। मैक्सिमम जंप कराने का मतलब आपको उसको इनफाइनाइट पे भेजना पड़ेगा, यानी कि आप लास्ट लाइन की बात कर रहे हैं। बोर मॉडल के ड्रॉबैक क्या क्या थी? पहली बात तो हाइड्रोजन एटम पर रेस्ट्रिक्टेड रहता है, या उसके जैसे स्पीशीज पर हीलियम प्लस बेरिलियम प्लस 2, यानी कि जिनके बेरिलियम प्लस 3 लिथियम प्लस 2 जिनके अंदर सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन रहे, उसके अलावा नहीं किसी चीज को वो एक्सप्लेन नहीं कर पाता। ये कैसे आया MVR इक्वल टू NH/2π, इसको नहीं समझा पाता। और जो स्पेक्ट्रल लाइंस होती हैं उनको जब हम इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो वो स्प्लिट होने लगती हैं, इसको नहीं समझा पाता। जब इलेक्ट्रिक फील्ड में स्प्लिट होती है तो स्टार्क बोलते हैं, और मैग्नेटिक फील्ड में होती है तो उसको जीमैन इफेक्ट बोलते हैं। इसके बाद आता है डी ब्रोगली कॉन्सेप्ट। डी ब्रोगली बोलता है कि इलेक्ट्रॉन के अंदर वेव और पार्टिकल नेचर दोनों ही है, लड़ाई झगड़ा मत करो, वेव नेचर भी है और पार्टिकल नेचर भी है। जब बोलता है कि वेव नेचर है तो E बराबर h बाय लैम्डा एक्सप्रेस कर देता है, जब बोलता है पार्टिकल नेचर है तो E बराबर mc² से इसको एक्सप्रेस करता है। पार्टिकल होगा तो पार्टिकल का मास भी होगा ना। अब इन दोनों को आप क्या काम कर दीजिए, इक्वेट कर दीजिए। इक्वेट कर देते हैं, सॉल्व करके लैम्डा बराबर h/m × c आता है। अगर पार्टिकल बिल्कुल लाइट की वेलोसिटी से नहीं चल रहा है तो h/mv आ जाता है। mv होता है मोमेंटम, इसको हम p से डिनोट कर रहे हैं। बात सारी यह है कि जब भी कोई पार्टिकल हल्का होता है, मासलेस होता है ना, तो जब वो चलता है तो अपने साथ वेव जोड़ लेता है, उसको हम ऑब्जर्व कर पाते हैं, इसको बोलते हैं मैटर वेव। एक सवाल लिख रखा है, कैलकुलेट डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ अ पार्टिकल हैविंग मास इतने किलोग्राम मूविंग विद स्पीड ऑफ 10⁻³ मीटर पर सेकेंड। लगाओ लैम्डा इक्वल टू h/mv। h का वैल्यू मेरे को मालूम है, m मेरे को दे रखा था, m मैंने यहाँ पर केजी में रखना था तो m मैंने केजी में रख दिया। ये रहा हमारे पास वेलोसिटी 10⁻³ सॉल्व कर लीजिए। लैम्डा इक्वल टू सॉल्व करके इतने मीटर आ गया, यानी कि 1 पिकोमीटर के आसपास आ गया। 1 पिकोमीटर है। इसके अलावा और क्या क्या खासियत और है वह सुन लीजिए। खासियत यह है कि इलेक्ट्रॉन, जो डी ब्रोगली आपको बताता है कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ जो घूमता है, तो इलेक्ट्रॉन पे चूंकि मास तो है नहीं, तो जब ट्रेवल कर रहा होगा, मासलेस है तो ट्रेवल कर रहा होगा तो वो डी ब्रोगली वेव बना रहा होगा, और उसकी वेव कभी भी ब्रेक नहीं होगी, यानी कि वो हमेशा फेज में रहेगी, इन फेज रहेगी। इसको बोलते हैं इन फेज, वेव ब्रेक नहीं हो रही है, ये आउट ऑफ फेज है, ऐसा मना किया गया। ऐसा इलेक्ट्रॉन का वेव नहीं बनेगा, इलेक्ट्रॉन का वेव हमेशा ऐसा बनेगा। अब ये कब बन पाएगा, सोचो ना। ये यहां से लेके यहां तक ये बना एक वेव, यहां से लेके यहां तक ये बना दूसरा वेव, यहां से लेके यहां तक बना तीसरा वेव, और ये बना यहां पर चौथा वेव। एक खासियत समझ लीजिए कि इलेक्ट्रॉन जिस शेल में होता है उतनी ही वेव बनाता है। इस वक्त अगर मैं पूछूं कौन सी शेल है, तो ये चौथी शेल है। इसको कैसे प्रूफ करेंगे कि इलेक्ट्रॉन जिस शेल में होता है उतनी ही वेव बनाता है? क्वेश्चन है, प्रूफ करिए कि इलेक्ट्रॉन जिस शेल में है उतनी ही वेव बनाता है। तो सोचिए, अगर सरकमफ्रेंस में लिया जाए, मेरे पास 40 मीटर की सरकमफ्रेंस है और आपके पास अगर एक वेव है जिसकी वेवलेंथ 4 मीटर की है, तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पर ऐसे करके 10 वेव बनेगी। और ये तभी संभव है जब आपकी जो वेवलेंथ है उसका इंटीग्रल मल्टीपल सरकमफ्रेंस के बराबर आता हो। तो वही हमने किया है कि हमारे पास अगर इन फेज मूवमेंट अगर आप चाहते हैं तो आपकी जो ये वेवलेंथ है उसका इंटीग्रल मल्टीपल 2πr यानी कि सरकमफ्रेंस के बराबर होना चाहिए। बस उठा लिया। अब एक रिलेशन मेरे को पता है, MVR बराबर NH/2π। यहाँ से मैंने 2πr निकाला तो ये आ गया, 2πr बराबर ये आ गया। क्योंकि मैंने यहाँ पर h/mv की जगह भी मैंने डी ब्रोगली कॉन्सेप्ट यूज करके यहाँ पर लैम्डा लिख दिया है। दोनों को डिवाइड करूंगा, डिवाइड करने के बाद ये आ जाएगा नंबर ऑफ शेल बराबर नंबर ऑफ वेव। इसके बाद आता है हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, जो ये आपको बताता है कि इलेक्ट्रॉन की पोजीशन और मोमेंटम एक साथ एक समय पर सही सही नहीं नाप सकते। या तो मोमेंटम सही नपेगा या पोजीशन सही नपेगी। अगर मोमेंटम की अनसर्टेनिटी कम आई है तो पोजीशन की ज्यादा आ जाएगी, या वाइस वर्सा हो जाएगा। ये जो डेल्टा एक्स देख रहे हैं आप, ये है अनसर्टेनिटी इन पोजीशन, और जो डेल्टा पी देख रहे हैं ये है अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम। रेसिप्रोकेट कर रहे हैं एक दूसरे को, इकट्ठा करेंगे तो यहाँ पर थोड़ा सा रिलेशन आपको अजीब लग सकता है कि ये तो कांस्टेंट लिखते थे, ग्रेटर देन क्यों लिख रहे हैं, इसको आपको ध्यान रखना होगा। ग्रेटर देन इक्वल टू h/4π आता है। मोमेंटम में मास इनटू वेलोसिटी कर सकते हैं, तो पार्टिकल इलेक्ट्रॉन का मास तो फिक्स रहेगा, अगर अनसर्टेनिटी रहेगी तो वेलोसिटी में रहेगी। तो हमने जो अनसर्टेनिटी वाला जो ट्रायंगल है वो P के आगे से हटा करके V के आगे कर दिया है। फॉर्मूला बन गया हमारे पास ये। एक और इसकी फॉर्म बनती है जो डेल्टा E इंटू डेल्टा टी h/4π है, एनर्जी का टाइम के साथ है। ये अनसर्टेनिटी इन एनर्जी और अनसर्टेनिटी इन टाइम है। इसका हमारे डेली जीवन में कोई महत्व नहीं है, क्योंकि ये सिर्फ माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स पर लगता है, यानी कि मासलेस चीजों पर लगता है। बड़े ऑब्जेक्ट पर, इस पेन पर, कार पर, मोटरसाइकिल पर, क्रिकेट बॉल पर ये नहीं लगता, क्योंकि उनकी पोजीशन और मोमेंटम
एक साथ एक समय पर हम लोग सही सही नाप सकते हैं। चलिए अब एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं इसके ऊपर, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के ऊपर। कहा है कि इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी जो है 3 × 10⁻⁶ प्लस माइनस 10⁻⁻⁻⁰ मीटर पर सेकंड है, तो अनसर्टेनिटी इन पोजीशन बताइए। एक बात आप पहले देख लें, बात कुल मिलाकर के ये है कि इतनी वेलोसिटी पर तो मैं कन्फर्म हूं। आप अगर देखें तो 3 × 10⁻⁶ पर तो हम कन्फर्म है, हमें कोई दिक्कत नहीं है। 3 × 10⁻⁶ पर हमें अनसर्टेनिटी इस पर है। प्लस माइनस का मतलब ये होता है, बोलते हैं ना यार भाई कितने रुपए चाहिए, या कितनी रोटियां खा लोगे, तो क्या बोलते हैं भैया 4-5 खा लूंगा, मतलब 4 तो खाऊंगा, एक रोटी ऊपर नीचे रख लो आप। जो ऊपर नीचे प्लस माइनस है, कितनी उम्र होगी 60 तो कन्फर्म है, 1-2 साल ऊपर नीचे कर लो। वो जो 1-2 साल ऊपर नीचे करना है उसी को अनसर्टेनिटी बोलते हैं। ये ऊपर नीचे यही है अनसर्टेनिटी वेलोसिटी के अंदर। कितनी अनसर्टेनिटी महाराज 10⁻⁻12 मीटर पर सेकंड। फॉर्मूला लगाते हैं हाइजेनबर्ग का, डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा वी ग्रेटर देन एच अपॉन 4 पाई एम। डेल्टा वी की वैल्यू 10⁻12 थी, डेल्टा एक्स निकालेंगे, फॉर्मूला ये रहा, एच रख दिया, 4 रख दिया, पाई रख दिया, एम इलेक्ट्रॉन का मास रख दिया, सॉल्व करके 10⁻15 ये और ठीक करा तो 10⁻13 की ऑर्डर का यहाँ पर आ रहा है। अब यहाँ पर एक देखने लायक चीज है, उसको आप समझिए। देखने लायक चीज क्या है वह समझो। वह यह है कि आप अगर देखें तो आपने जो वेलोसिटी की अनसर्टेनिटी है वो 10⁻12 है, यानी कि बहुत छोटी है। अनसर्टेनिटी छोटा होने का मतलब कि आप सर्टेन ज्यादा थे, इसका मतलब वेलोसिटी आप ठीक नाप पाए। तो वेलोसिटी का मेजरमेंट तो बढ़िया था जनाब, लेकिन उसके एवज में हुआ क्या, पोजीशन को देखो, पोजीशन 10⁻13 चला गया, बहुत बड़ी वैल्यू आ गई अनसर्टेनिटी इन पोजीशन की। इसका मतलब अब मोमेंटम तो सही नाप, उसका आप पोजीशन, उसकी वेलोसिटी तो सही नाप पाए, लेकिन उसकी पोजीशन आप गलत नापे। यही हाइजेनबर्ग बोल रहा है कि दो में से एक चीज ठीक नापोगे। मतलब वेलोसिटी अगर करेक्ट मेजरमेंट हुआ है तो पोजीशन का मेजरमेंट इनकरेक्ट होगा। यही यहां पर बताया गया है। सोमरफेल्ड मॉडल पर आते हैं। सोमरफेल्ड मॉडल ये बोलता है कि एक इलेक्ट्रिकल पाथ में इलेक्ट्रॉन घूम रहा होता है, इलिप्स के 2 सेंटर होते हैं, उसमें से एक सेंटर पे यहाँ पर न्यूक्लियस रखा हुआ होता है। इस छोटे एक्सेस को माइनर एक्सेस, बड़े एक्सेस को मेजर एक्सेस बोलते हैं। और जब मेजर और माइनर एक्सेस दोनों की लेंथ हो जाती है बराबर, लेंथ ऑफ माइनर बराबर लेंथ ऑफ मेजर एक्सेस हो जाता है, तो फिर इलेक्ट्रॉन का जो न्यूक्लियस के चारों तरफ पाथ होता है वो एकदम सर्कुलर हो जाता है। पहला थोड़ा इलेप्टिकल, दूसरा शेल थोड़ा कम इलेप्टिकल, तीसरा और कम इलेप्टिकल, चौथा तक आते आते शेल एकदम गोल होने लगते हैं। शेल्स जो हैं 1 2 3 4 उससे डिनोट कर रहे हैं। शेल के अंदर सब शेल की कल्पना की गई sp-d-f-g, और उनके अंदर ऑर्बिटल की कल्पना की गई। पहले शेल के अंदर एक ही सब शेल होता है 1s, दूसरे के अंदर 2s 2p 2 होते हैं, तीसरे के अंदर 3 3s 3p 3d, चौथे के अंदर 4। कोई आपसे पूछे g सब शेल कब आएगा, तो sp-d-f-g 5वें से आना शुरू होगा। कोई आपसे पूछे j सब शेल कब से आएगा, j sp-d-f-g-h-i-j 8वें से आना शुरू होएगा। तो यहां पर ये पूछ सकते हैं 5वें से G आना शुरू होगा, 6ठे से H आना शुरू होगा। तो ये हाइपोथेटिकल क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं। हालांकि F सबशेल से ऊपर की आवश्यकता हमको नहीं पड़ती है। जितने एलिमेंट इस वक्त पीरियोडिक टेबल में मौजूद हैं, S सबशेल के अंदर एक ही ऑर्बिटल होता है जो कि स्फेरिकल गोल होता है। P सबशेल के अंदर 3 होते हैं, px py pz। D के अंदर 5 होते हैं और F के अंदर 7 होते हैं। S की शक्ल गोल, P की डबल, D की डबल डबल और F की बनाई नहीं जा सकती, बहुत अजीबोगरीब सी स्ट्रक्चर होती है, तो उसको ना तो कोई ड्रॉ करने के लिए आपसे कहेगा ना ड्रॉ की जा सकती है। अब आप यहां पर देखें इधर, तो इसको जो बना रहे हैं अभी जो पिक्चर आपने बनाई है ये, इसको बोलते हैं लोब। इसका लोब एक्सेस के ऊपर है। px py pz पे जब हम px बोलते हैं तो उसका लोब x एक्सेस के ऊपर होता है, py का लोब y के ऊपर होता है, pz का जो लोब होता है वो z एक्सेस के ऊपर होता है, डंबल शेप है। dxy dyz dzx 3 एक कैटेगरी के हैं और dx को माइनस वाई स्क्वायर dz स्क्वायर अलग कैटेगरी के हैं। इस कैटेगरी के अंदर जो लोब्स बनाते हैं वो एक्सेस के बीच में आते हैं। जैसे dxy है तो x और y के बीच में लोब आएगा, ऐसे करके x और y के बीच में लोब आएगा। yz में y और z एक्सेस के बीच में लोब आएंगे और zx में z और एक्सेस के बीच में लोब आएंगे। लेकिन जो वाले ऑर्बिटल है dx को माइनस वाई स्क्वायर dz स्क्वायर, इनके लोब एक्सेस के ऊपर होते हैं। जैसे dx को माइनस वाई स्क्वायर में x और y के ऊपर लोब है। dz स्क्वायर के अंदर थोड़ी सी शक्ल अजीब सी रहती है, ऐसा रहता है बीच में यहाँ पर एक कुंडली टाइप की सी पड़ी हुई रहती है, इस टाइप से इसको दिखाते हैं। आगे जब हम जाते हैं तो वहां पर नोट्स की बातचीत करते हैं। नोट्स की बातचीत में इस dz स्क्वायर के अंदर कॉनिकल नोट्स होते हैं। फिलहाल तो अभी मैं जस्ट आपको सुना रहा हूं, अभी इसको ना दिखा रहा हूं ना पढ़ा रहा हूं। इसकी जो शेप है यहाँ पर, इसकी शेप
दिखने में डबल डंबल नहीं है, लेकिन अगर कोई आपसे डी ऑर्बिटल की शेप पूछे तो आप डबल डंबल बोलेंगे। कोई आपसे पूछे कि कौन से डी ऑर्बिटल की शेप एग्जैक्टली डबल डंबल नहीं है तो डीजेड स्क्वायर, आप यहाँ पे डीजेड स्क्वायर को ध्यान रखेंगे, दिस इज डीजेड स्क्वायर। इलेक्ट्रॉन जो है वो अपने एक्सेस पे स्पिन भी करता है, ऐसे तो मूव करता ही है, साथ के साथ स्पिन भी करता है, ये वाली बात भी सोमरफेल्ड ने बताई। क्वांटम नंबर्स पे आते हैं। इलेक्ट्रॉन शेल के अंदर, सब शेल के अंदर ऑर्बिटल में होते हैं और वहां पर क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज स्पिनिंग कर सकते हैं। इसके लिए 4 क्वांटम नंबर, इनको व्यक्त करने के लिए 4 क्वांटम नंबर डिजाइन किए गए हैं, प्रिंसिपल, एजीमुथल, मैग्नेटिक और स्पिन। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को n से दिखाते हैं, बोहर नहीं बता दिया था इसके बारे में तो, और n बताता है कि इलेक्ट्रॉन कौन सी शेल में है। जब आपको n की वैल्यू पता होती है तो आपको यह पता होता है कि टोटल इलेक्ट्रॉन एक शेल में कितने होते हैं, टोटल ऑर्बिटल कितने होते हैं, n स्क्वायर। पीछे सोमरफेल्ड मॉडल के अंदर ये बात बता दी जाती है कि एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम रह सकते हैं। तो किसी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 2n स्क्वायर, तो उसका जस्ट आधा कर दीजिए, क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो शेल के अंदर, सब शेल के अंदर, ऑर्बिटल के अंदर है, तो कितने ऑर्बिटल होंगे, जस्ट हाफ कर दीजिए, यानी कि n स्क्वायर ऑर्बिटल होते हैं। मतलब पहले शेल के अंदर n की जगह 1 रख दीजिए, 1 ऑर्बिटल होगा। दूसरे शेल के अंदर 2 का स्क्वायर कर दीजिए, 4 ऑर्बिटल होंगे। तीसरे शेल के अंदर 3 का स्क्वायर कर दीजिए, 9 ऑर्बिटल होंगे। जैसे जैसे यहाँ पर साइज बढ़ता जाता है, इन ऑर्बिटल्स के साइज भी बढ़ते चले जाते हैं शेल बढ़ने के साथ, n बढ़ने के साथ। पहले शेल का 1s थोड़ा छोटा होगा, 2s थोड़ा बड़ा होगा, 3s और बड़ा होगा। आपको अगर n की वैल्यू पता हो तो आप एनर्जी, वेलोसिटी, रेडियस ये सब निकाल सकते हो। भी आपने पीछे फॉर्मूले पढ़े भी थे, 0.529 n स्क्वायर अपॉन z एंगस्ट्रॉम में था। n की वैल्यू रखो, पता चल जाएगा इलेक्ट्रॉन कौन से, जिस शेल में उसकी रेडियस कितनी है। फिर दूसरा होता है एजीमुथल, सेकेंडरी, सब्सिडरी, एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर। ये क्वांटम नंबर आपको बताता है कि किसी पर्टिकुलर शेल के अंदर कितनी सब शेल मौजूद है। n की हर वैल्यू के लिए l की वैल्यू 0 से लेके n-1 तक जाती है। जैसे अगर n की वैल्यू हमारे पास मान लिया जाए 4 है, तो l की वैल्यू 0 से लेकर के n-1, 4 में से कम कर दीजिए तो 3 आएगा, यानी कि 0 से लेके 3 तक। तो 0, 1, 2, 3, n की वैल्यू 3 है तो l की वैल्यू 0 से लेके n-1, 3 में से घटाइए 2 तक जाएगी, 0 से 2 तक, 0, 1, 2 ऐसे करके। अब l की वैल्यू 0, 1, 2, 3, 4 हो तो उसकी जगह पर s, p, d, f, g ये सब शेल्स के नंबर हैं। मतलब आप s, p, d, f, g ये सब शेल ना बोल करके नंबर्स के टर्म्स में कहेंगे तो l बराबर 0, 1, 2, 3। तो पहले शेल में l बराबर 0 यानी कि s होता है तो 1s रहेगा। दूसरे के अंदर s और p दोनों होते हैं। तीसरे के अंदर s, p, d तीनों होते हैं। चौथे के अंदर s, p, d, f ये सब। अगर आपको ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम निकालना हो इलेक्ट्रॉन का और आपके पास उसकी अगर एजीमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू पता है तो यहाँ पर l, l+1 से निकाल सकते हैं। h/2π को h क्रॉस भी बोलते हैं, जो कि यहाँ पर दिखाया गया है। अगला आता है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, जो ये बताता है कि किसी सबशेल में कौन से ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन मौजूद है। तो ऑर्बिटल के बारे में सूचना देता है। हर l की वैल्यू के लिए जो m की वैल्यूज है वो -l से लेकर के +l तक होती है, इंक्लूडिंग 0। इसको m या ml से भी डिनोट करते हैं। जैसे हमारे पास l बराबर 3 है तो जो m की वैल्यूज है -3 से +3 तक जाएंगी, 0 को इन्वॉल्व कराते हुए। तो -3, -2, -1, 0, +1, +2, +3 यानी कि टोटल 7 ऑर्बिटल बैठेंगे किसके अंदर, f सबशेल के अंदर। d में आ जाइए तो l बराबर 2 है तो -2 से +2 तक चले जाइए, -2 से +2 या +2 से -2 भी जा सकते हैं। तो -2, -1, 0, +1, +2 टोटल 5 ऑर्बिटल बैठेंगे। ऐसे ही p में 3 और s में एक ही ऑर्बिटल वहां पर आता है। अब अगर आप देखेंगे तो इलेक्ट्रॉन कौन से, जिस ऑर्बिटल में वहां पर उसकी स्पिनिंग कैसी है, क्लॉकवाइज स्पिनिंग है तो क्लॉकवाइज स्पिनिंग के लिए हम s बराबर +12 लिखते हैं क्वांटम नंबर, क्लॉकवाइज स्पिनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। जब इलेक्ट्रॉन को भरते हैं तो ऐसे हाफ हेडेड एरो बना करके ऐसे भरते हैं ऊपर की तरफ, s बराबर +12 के लिए, -12 के लिए नीचे की तरफ हेड करके दिखाते हैं। स्पिन एंगुलर मोमेंटम अगर निकालना हो तो स्पिन क्वांटम नंबर की वैल्यू यहां रख दीजिए, s, s+1, h/2π यहां से निकाल सकते हैं। फिर आता है आफ्बा का प्रिंसिपल। आफ्बा बताता है कि इलेक्ट्रॉन्स जो हैं सबसे पहले लोअर एनर्जी वाले सबशेल में भरे जाएंगे, उसके बाद नेक्स्ट हायर एनर्जी, उसके बाद नेक्स्ट हायर एनर्जी, ऐसे करके आप इलेक्ट्रॉन को भरेंगे। तो तरीका 1s, 2s इस प्रकार से बना लेते हैं चार्ट को। फिर पहले 1s चलता है, फिर ऐसे करके 2s, फिर ऐसे 2p, फिर 3s, फिर 3p, 4s ऐसे करके चलता है। तो बेहतर रहता है कि आप इस पैटर्न को याद रखें, 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, 4s, 3d, 4p, 5s। अगर आप इस पैटर्न को याद रखेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, बजाय वो आप सांप सीढ़ी बनाने के। तो जैसे मुझसे किसी ने कहा
कि अच्छा एक टेबल होती है, मैं आपको इस क्वेश्चन के माध्यम से सारी की सारी चीजें यहाँ पर दिखा देता हूँ, ग्रुप निकाल के दिखा देता हूँ, ब्लॉक निकाल के दिखा देता हूँ, पीरियड बता देता हूँ। जैसे किसी ने कहा एटॉमिक नंबर 25 है, तो एटॉमिक नंबर 25 बनेगा 1s2 2s2 2p6, चूंकि s में 2 आते हैं, p में 6 आते हैं, d में 10 आते हैं और f में 14 आते हैं। तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 यहां से उठा रहे हैं हम लोग। ध्यान रखें 4s2 पे आते ही 20 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं, याद रखेंगे आपको फायदा रहेगा। 4s के बाद क्या आता था, 4s के बाद आता है 3d, 3d में कितने इलेक्ट्रॉन हैं 5, तो टोटल 25 इलेक्ट्रॉन हो गए। 3d5 आपने भरा हुआ है। तो सबसे पहले आप देखो, तो आपको अगर कोई पूछे कि बताइए ये कौन से ब्लॉक का एलिमेंट है, तो सबसे लास्ट में आपने इलेक्ट्रॉन डी सब शेल में भरा, तो हम इसको डी ब्लॉक का एलिमेंट बोलेंगे। ये हमारे पास डी ब्लॉक का एलिमेंट है। अच्छा, अब अगर कोई मुझसे पूछे कि ये कौन से पीरियड का है, पीरियोडिक टेबल में कौन से पीरियड का है, पीरियड आपको पता है, पीरियोडिक टेबल में जो ऐसी लाइंस होती हैं इनको पीरियड बोलते हैं, और जो ऐसी लाइंस होती हैं इनको हम लोग बोलते हैं ग्रुप्स। तो कौन से पीरियड का है उसके लिए आपको ये जो आगे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है इसकी मैक्सिमम वैल्यू देखनी होती है। पहला शेल, दूसरा शेल, दूसरा शेल, तीसरा शेल, तीसरा शेल, चौथा शेल, तीसरा शेल, चौथे तक पहुंच गए हो तो उसका पीरियड हो जाएगा आपके पास 4, पीरियड की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर फोर्थ पीरियड का है। अब अगर आपको बताना हो ये कौन से ग्रुप का है, तो ग्रुप को बताने के लिए कैसा, पहले चार्ट तैयार कर लेते हैं, फर्स्ट ए, सेकंड ए, फिर थर्ड बी, फोर्थ बी, ऐसे करके एक चार्ट तैयार कर लेते हैं। ये चार्ट आपको ध्यान रखना रहता है। अब आपने लास्ट में यहाँ पर 3d5 भरा, तो d5 यहाँ पर ढूंढ लीजिए, तो d5 का मतलब ये यहाँ पर 7th बी ग्रुप का ये एलिमेंट है, तो ये ग्रुप 7th बी का है, तो आप इसको यहाँ पर 7th बी से देखेंगे। बोर-बरी रूल एक होता है, बोर-बरी बताता है कि अगर कोई आपसे पूछे कि 2s और 3p में से किसकी एनर्जी कम है, तो तरीका है कि आप n+l निकाल लें। जैसे आप देखें तो मैं आपको लिखता हूं l बराबर 0 1 2 3 s p d f, तो यहां पर देखोगे तो n बराबर 2 है और l बराबर 0, तो n+l अगर आप निकालोगे तो यहां पर 2 आएगा। यहां पर n बराबर 3 है, l बराबर आप देखोगे तो p के लिए कितनी वैल्यू है 1, n+l निकालोगे तो 4 आएगा। बोर-बरी बोलता है जिसका n+l छोटा उसकी एनर्जी छोटी, तो 3p की एनर्जी और 2s की एनर्जी में से इसका n+l है 2, इसका n+l है 4, तो चूंकि 2s की n+l की वैल्यू कम है तो उसकी एनर्जी कम होगी, तो 3p ज्यादा एनर्जी का होगा, 2s बड़ी एनर्जी का होगा। बोल रहा है अगर n+l छोटा है तो स्मॉल एनर्जी, लेकिन अगर दो लोगों के n+l सेम आ जाए तो फिर जिसका n छोटा होता है उसकी एनर्जी छोटी होती है। कैसे देखो, n लिखते हैं, इसका n है 3, इसका 3, इसका 5, इसका 4, n लिखते हैं। s के लिए कितनी वैल्यू होती है 0, p के लिए कितनी वैल्यू होती है 1, d के लिए कितनी वैल्यू होती है 2, f के लिए कितनी वैल्यू होती है 3। अब n+l लिखिए, तो n+l लिखेंगे तो उसका 3 है, इसका 4 है, इसका 5 6 7 है और इसका भी 7 है। तो आप अगर देखें सबसे कम एनर्जी किसकी बैठेगी, 3 वाले की, तो सबसे कम तो हम दे देंगे यहाँ पर 3s को, 3s की सबसे कम है, उसके बाद किसकी जाएगी 3p की जाएगी। अब आ गए हमारे पास दो जिन पे हमें कंफ्यूजन है, एक है 5d और एक है 4f, दोनों के साथ साथ है। तो अगर दो लोगों के n+l सेम हो तो जिसका n छोटा होता है उसकी एनर्जी छोटी होती है, तो n किसका छोटा है, n 5 और 4 में से 4 का छोटा बैठेगा, तो पहले आएगा 4f और फिर आएगा यहाँ पर 5d, ये यहाँ पर एनर्जी का पैटर्न आएगा बोर-बरी रूल के हिसाब से। अब हम आते हैं यहाँ पर हुंड रूल के ऊपर। हुंड रूल क्या बोलता है, हुंड रूल होता है इलेक्ट्रॉन जब आप भरते हैं तो जब p d या f सब शेल में भरते हैं तो इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग तब शुरू करते हैं जब सभी के सभी ऑर्बिटल्स को एक एक इलेक्ट्रॉन मिल गए हों, वो भी सेम स्पिन के, पैरेलल स्पिनिंग के। जैसे p4 है तो p आपको पता है p सब शेल में 3 ऑर्बिटल होते हैं, तो ऐसे भरे जाएंगे 1 2 3 और फिर चौथा ऐसे भरा जाएगा। 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं यहाँ पर। d6 को देखो, d6 d सब शेल में 5 ऑर्बिटल होते हैं, तो 1 2 3 4 5 और ये रहा 6, यहाँ पर 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन है। f7 को देखिए, यहाँ पर 1 2 3 4 5, f में होते हैं 7 ऑर्बिटल, एक और दिखाना पड़ेगा, अब ये होगा यहाँ पर 7 ऑर्बिटल, 7 भरने, तो 1 2 3 4 5 6 7, 7 अनपेड इलेक्ट्रॉन है। आप यहाँ पर d6 को ऐसे नहीं भर सकते, गलत तरीका है। अगर आप d6 भरेंगे तो d6 को आप ऐसे नहीं भर सकते कि 1 2 3 4 5 6, गलत तरीका है। पेयरिंग तब शुरू होगी जब सबको एक एक इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा, उसके बाद पेयरिंग शुरू होगी, ऐसा हुंड का रूल बोलता है। अब आपसे पूछ रहा है फाइंड अनपेड इलेक्ट्रॉन्स इन d8। अब d में कितने होते हैं, d सब शेल में होते हैं 5 इलेक्ट्रॉन, 5 ऑर्बिटल्स, 5 बना लिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, इस पे 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन्स आएंगे।
जानते हैं जिस भी किसी के पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं वो कलरफुल हो जाता है और मैग्नेटिज्म भी शो करता है। इस पर एक सवाल अभी थोड़ी देर में करते हैं, पहले एक चीज देखिए, ये लिख रखा है Z बराबर 21, इसके सभी क्वांटम नंबर बताने, लास्ट 21 में इलेक्ट्रॉन के सभी क्वांटम नंबर बताइए। अब Z बराबर 21 करेंगे तो 1s2, इधर 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2 बताया था आपको, 4s पे 20 इलेक्ट्रॉन्स हो जाते हैं। इसके बाद आता है यहाँ पर 3d1, तो लास्ट में भरा गया है 3d1, तो 3d1 दो क्वांटम नंबर तो यहीं से आ गए, एक तो तीसरे शेल का है और L की वैल्यू हो गई यहाँ पर 2। अब ये L की वैल्यू 2 कैसे आई, कभी भी कोने में लिख लिया करें 0 1 2 3 4 S P D F G, तो यहाँ पर आप L बराबर 2 देखेंगे तो P सब शेल के लिए देखेंगे तो P D सब शेल है, D सब शेल के लिए L की वैल्यू 2 है। इसका मतलब M की वैल्यूज कहां से कहां तक जाएंगी, M की वैल्यूज जाएंगी -2 -1 0 +1 +2, ये M की वैल्यूज जाएंगी। अब इलेक्ट्रॉन कितना भरना है, सिर्फ एक, मैंने भर दिया यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन। इस इलेक्ट्रॉन के लिए अगर मैं आपसे पूछूं तो आइए देखते हैं क्या क्या चीज पता चल गई। n बराबर तो 3 है, L बराबर 0 है, S बराबर +½ है, चूंकि इसका मुंह ऊपर की तरफ है। अब m की अगर आपकी बात करूं तो m की वैल्यू बैठ रही है यहाँ पर -2, लेकिन सोचिए ना, कुछ जरूरी है कि आप माइनस से प्लस की तरफ करें, आप ऐसे प्लस से करते हुए और ऐसे माइनस की तरफ भी तो जा सकते थे, -1 -2। तो ऐसी परिस्थिति में आप m की वैल्यू -2 या +2 दोनों ही बोल सकते हैं। बस 0 के केस में प्लस और माइनस नहीं बोलेंगे, बाकी अगर 1 आएगा तो +1 या -1 बोलेंगे, 2 आएगा तो +2 या -2 आप लोग बोलेंगे। पाउलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल वो कहता है कि जब किसी ऑर्बिटल में आप इलेक्ट्रॉन भरते हो ना तो उसके चारों क्वांटम नंबर सेम नहीं हो सकते। दो इलेक्ट्रॉन के चारों क्वांटम नंबर सेम हो ही नहीं सकते। अगर दो इलेक्ट्रॉन सेम शेल के, सेम सब शेल के और सेम ऑर्बिटल के भी हुए तो भी एक क्वांटम नंबर अलग हो जाएगा, उसका नाम है स्पिन क्वांटम नंबर। देखो ने भरा रखा हमने 1s2। इस इलेक्ट्रॉन का अगर आप देखोगे तो ये पहले शेल का इलेक्ट्रॉन है, इसका भी n1, इसका भी n1। इसका अगर आप देखोगे L0, इसका भी L0, इस इलेक्ट्रॉन का भी m0, इसका भी m0, यानी कि दोनों सेम शेल, सेम सब शेल, सेम ऑर्बिटल के हैं, लेकिन उसके बावजूद भी एक क्लॉकवाइज स्पिन कर रहा है और एक एंटी क्लॉकवाइज स्पिन कर रहा है। दिस इज पाउलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। आगे चलते हैं तो बोल रखा है, एक सवाल लिखा हम लोगों ने आपके लिए कि राइट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ Fe+2, और पूछा कि क्या ये कलरफुल या पैरामैग्नेटिक होगा। देखो, कलर और मैग्नेटिज्म के लिए एक चीज देखी जाती है, वो होता है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अगर किसी के पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो वह रंग बिरंगा होता है, कलरफुल होता है और मैग्नेटिज्म भी शो करता है। मैग्नेटिज्म शो करने को पैरामैग्नेटिक होना कहते हैं, और अगर मैग्नेटिज्म शो ना करे तो उसे डायामैग्नेटिक कहते हैं। उसके लिए एक चीज निकाली जाती है, उसका नाम है मैग्नेटिक मूवमेंट। मैग्नेटिक मूवमेंट का फॉर्मूला होता है √NN+2। दिस इज कॉल्ड स्पिन ऑनली मैग्नेटिक मूवमेंट। n यहाँ पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है और Bm इसकी यूनिट है बोहर मैग्नेट्रॉन। जैसे Km किलोमीटर डिस्टेंस की यूनिट है, ऐसे ही बोहर मैग्नेट्रॉन यूनिट है मैग्नेटिक मोमेंट की। तो जब कभी आपको कोई आयन का कॉन्फ़िगरेशन बनाने के लिए कहे तो सबसे पहले एटम का बनाते हैं, फिर आयन का बनाते हैं। अगर आप डायरेक्ट आयन का बनाने बैठ जाएंगे, देखो सोचो 24 इलेक्ट्रॉन, तो आप क्या काम करते जानते हैं, आप ये काम करते, अगर आप सीधा 24 इलेक्ट्रॉन को बनाने बैठते तो आपसे गलती हो जाती। आप क्या काम करते, आप बोलते जनाब ये रहा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2, आपको बता रखा 4s2 में 20 हो जाता है, तो फिर आप आगे 3d4 बना देते और ये हो जाता गलत। तो करना क्या चाहिए, करना ये चाहिए कि आप हमेशा सबसे पहले आप लोग जो है जब भी कभी कॉन्फ़िगरेशन बनाया करें तो कॉन्फ़िगरेशन बनाते समय पहले एटम का कॉन्फ़िगरेशन बनाएं और उसके बाद सोचें कि इलेक्ट्रॉन निकालना कहाँ से है। तो देखो ये पहला शेल, ये दूसरा शेल, ये दूसरा, तीसरा, चौथा, तीसरा। इलेक्ट्रॉन हमेशा आउटर मोस्ट शेल से निकलता है, चौथा शेल है, इलेक्ट्रॉन चौथे शेल से निकालना चाहिए था। यानी कि जो दो इलेक्ट्रॉन निकालेंगे वो डी से नहीं निकलेंगे, यहां से निकलेंगे। तो कॉन्फ़िगरेशन बनेगा 4s0 3d6। अब ये तो सब फुल फिल्ड है, ये तो सब फुल्ली फिल्ड है, तो अगर आप देखेंगे ये फुल्ली फिल्ड है तो ये बचा है यहाँ पर 3d6 बना लीजिए। 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6, किसके अकॉर्डिंग भरा, हुड के अकॉर्डिंग। कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, 4। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने का मतलब एक तो ये कलरफुल होगा, तो एक तो उसको यहाँ पर, एक तो ये कलरफुल है, साथ ही साथ मैग्नेटिज्म भी शो करेगा, यानी कि पैरामैग्नेटिक भी होगा। चूंकि इस पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, कितनी संख्या है इनकी वैल्यू हमारे पास 2 4 है। तो अगर आपसे को पूछे भैया इसका स्पिन ऑनली मैग्नेटिक मोमेंट बताइए, तो आप यहाँ पर रखेंगे 4 + 2, ये आ गया √26 बोहर मैग्नेट्रॉन। आगे चलते हैं,
इधर आते हैं, मैंने कुछ छोटी छोटी चीज़ें लिखी हैं जो आपके साथ चर्चा करनी है, आइए देख लेते हैं। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स विल हैव n बराबर 4, m बराबर 0 और s बराबर +½ एनसीईआरटी का सवाल है, लेकिन बहुत अच्छा सवाल है। कितने इलेक्ट्रॉन्स ऐसे हैं जिनके ये क्वांटम नंबर हो सकते हैं। अब आप अगर n बराबर 4 की बात करें तो n बराबर 4 में 4s, 4p, 4d और 4f सभी होने चाहिए, और जब आप s को बनाएंगे तो s ऐसा आएगा और इसका तो m का वैल्यू 0 ही होता है। p पर आएंगे आप तो p में 3 होते हैं, -1 0 +1, एक बार 0 यहाँ पर भी आएगा। d में आएंगे तो d ऐसा होता है, -2 -1 0 +1 +2 ऐसा होता है d, एक बार 0 यहाँ भी आएगा। अगर ऐसे ही f में करेंगे तो 7 ऑर्बिटल आते हैं यहाँ पर, 1 2 3 4 5 6 7, -3 -2 -1 0 +1 +2 +3, और हर एक में कितने इलेक्ट्रॉन्स भरे जाएंगे? 2। तो आपसे पूछा था कितने इलेक्ट्रॉन्स ऐसे हैं जिनका n बराबर 4 है, m बराबर 0, s बराबर +½ है। देखो यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे, सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन का s बराबर +½ रहेगा। यहाँ पर भी 2 भरे जाएंगे, एक का +½ एक का -½ यहाँ पर भी 2 भरे जाएंगे, एक का +½ एक का -½ यहाँ पर भी 2 भरे जाएंगे, एक का +½ एक का -½ यानी कि इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा यहाँ पर 4, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर। लेकिन अगर कोई बोल दे कि कितने इलेक्ट्रॉन्स ऐसे हैं जिनका n बराबर 4 और m बराबर 0 है, अब ये संख्या 8 हो जाएगी। ये 2 यहाँ पर, 2 यहाँ पर, 2 यहाँ पर और 2 यहाँ पर, अब ये 8 हो जाएंगे। आपसे पूछा कितनी सबशेल्स ऐसी हैं, कौन कौन सी सबशेल्स ऐसी जिनके n + l 4 हैं, तो उधर n लिखो, उधर l लिखो, 0 1 2 3 4, और उधर लिखो यहाँ पर 4 3 2 1 0। आप इसको देखो, ये रहा l बराबर 0 1 2 3 4, s p d f g। आप देखो इससे क्या बनेगा, l बराबर 0 का मतलब s, दिस इज 4s, दिस इज 3p, l बराबर 1 का मतलब p, दिस इज 3p। इससे क्या बनेगा, इससे बनेगा 2d, 2d तो होता ही नहीं, चूंकि d आना शुरू होता है थर्ड से, तो ये ऊपर वाले कोई भी ऑप्शन संभव नहीं है। तो कौन कौन से हो सकते हैं, 4s और 3p, सिर्फ 2 ही ऐसे हो सकते हैं जिनके n + l की वैल्यू 4 हो। इसके बाद यहाँ पर हाफ फिल्ड और फुल फिल्ड सबशेल्स जो होते हैं बहुत ज़्यादा स्टेबल होते हैं। तो हाफ फिल्ड और फुल फिल्ड सबशेल्स पार्शियली फिल्ड सबशेल से ज़्यादा स्टेबल होते हैं। जैसे F14 है तो वो 13 12 11 10 तो उन सबसे स्टेबल होगा। F7 1 2 3 4 5 6 से स्टेबल होगा। D5, D में 10 होते हैं, 5 में हाफ फिल्ड हो जाएगा, 10 में फुल फिल्ड हो जाएगा। तो वो केसेस यहाँ पे लिखे गए हैं। P को देखो, P 6 होते हैं, लेकिन 6 में से अगर उसके 5 4 ये भरे होंगे तो P6 वाला ज़्यादा स्टेबल होगा, या हाफ फिल्ड भर दीजिए P3, वो ज़्यादा स्टेबल होगा। तो इसके कुछ केस क्यों होते हैं, तो 2 कारण हैं इसके होने के लिए। एक तो एक्सचेंज एनर्जी पेयर्स ज़्यादा बनते हैं और सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। 2 रीज़न होते हैं। एक्सचेंज पेयर ज़्यादा कैसे बनते हैं, जैसे P2 P3 में देखें तो P2 में 2 इलेक्ट्रॉन और एक ही एक्सचेंज हो सकता है कि आपस में अपनी पोजीशन एक्सचेंज कर ले, एक ही बनेगा। यहाँ पर ये इसके साथ एक्सचेंज करे, ये पहला एक्सचेंज, दूसरा एक्सचेंज, तीसरा एक्सचेंज, यहाँ 3 एक्सचेंज पेयर बनेंगे। ज़्यादा एक्सचेंज पेयर बनने की वजह से ज़्यादा स्टेबिलिटी आती है। एग्जाम्पल में जाएंगे तो कॉपर आता है, कॉपर 29 4s2 में 20 हो जाता है, तो 4s2 3d9 लिखने का मन करेगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है। यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट हो जाता है और ये 4s1 3d10 रहता है। चूंकि d10 ये पूरा कंप्लीटली फिल्ड रिसेप्शन है तो इसमें रहना पसंद करता है। इस चीज को बहुत ठीक से देखे जाने की जरूरत है। मैंने आपकी एनसीईआरटी में जो पीरियोडिक प्रॉपर्टीज जो चैप्टर है वहां से इस पीरियोडिक टेबल की एक पिक्चर खींच करके यहाँ पे लगाई है। इस पिक्चर के अंदर सारे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस भी लिखे हुए हैं। इनमें से जो जो एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो आपको सबको याद रखने चाहिए। वो कौन कौन से हैं, 24 है 3d5 4s1 होता है यहाँ पर, 29 है 3d10 4s1 होता है यहाँ पर। तो 24 29 41 42 44 45 46 47 78 और 79 ये आप लोगों को अच्छे से कंठस्थ करने हैं। इनके कॉन्फ़िगरेशंस को याद रखना है। 1-2 बार प्रैक्टिस करेंगे तब बात बनेगी। और अंत में आता है यहां पर श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, और लास्ट में आता है यहां पर श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। श्रोडिंगर वेव इक्वेशन जो है इसके ऊपर एक बहुत खूबसूरत वीडियो हम लोगों ने 6 महीने पहले बना करके YouTube पर अपलोड किया हुआ है। आप उसे जरूर देखिए। 47 मिनट्स का वो वीडियो है, लेकिन आपको 0 से लेकर और IIT JEE एडवांस तक की सारी बातें वो सिखा देगा। इतना बढ़िया बना हुआ वीडियो है। उस वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां से आप उसे देख सकते हैं। आपको ये वीडियो कितना उपयोगी लगा कृपया कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताइए।